ये है एंग्रो गपशप। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, महंगाई है, महंगा डीजल है, जंगों का दौर है, लग तो नहीं रहा कि काश्तकार अपनी काश्तकारी जारी रखे। इरादा तो है धान लगाने का और मकई लगाने का भी। इस हिसाब से तो बचत की बजाय नुकसान हुआ ना। किसान तो बड़ा सादा है। 5 मरले से 1 एकड़ की जो पनीरी है वो 5 किलो बीज से लगा सकते हैं। 18 से 20 पौधे जो हैं वो एक ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये पहला असूल है अच्छी पैदावार लेने का। मुआशी फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा कि 1 रुपये के बदले 4 रुपये का फ़ायदा मिले। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। जो असल फायदे वाली खाद तो फिर तो ये हुई ना, जो मौसमों से बचाती है, जो पैदावार बढ़ाती है। पानी की कोई बचत हम कर सकते हैं? मिसकंसेप्शन चलती है, लोग समझते हैं कि ये आबी पौधा है, पानी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। पानी की तकरीबन आप 35 से 50% तक आप बचत कर सकते हैं। जरा दोबारा सुनाएं। तो तने की सुंडी के लिए दानेदार जहर ये बेहतर रहती है कि स्प्रे बेहतर है? ममनू इकसाम जो वैरायटीज़ हैं उसका भी कोई इम्पैक्ट है बीमारियों को की बढ़ोतरी में? पिछले साल प्लांट अपर आया है, क्या उसके लिए कोई अलग से कोई दवाई है? ग्रास सही ना हो तो पौधों का कद छोटा जाएगा। तो हो गई ना बचत की बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एंग्रो पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट शौज़ब गर्देजी और आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि अब आजकल की महंगाई में हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम कर सकते हैं। आज की पॉडकास्ट है हमारे उन तमाम किसान भाइयों के नाम जो कि परेशान हैं इस बढ़ती हुई महंगाई के हालात में। महंगा डीज़ल, महंगी खादें, महंगी बिजली और तो और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ इन सब को परेशान कर रहे हैं। इन हालात में ये सब से सोचने पे मजबूर हैं कि आज इन के हालात में क्या हम एक मुनाफा बख्श काश्तकारी कर भी सकते हैं कि नहीं। तो पॉडकास्ट का आगाज़ करने से पहले मैं अपने शुरका का तारफ़ कराता हूँ। हमारे साथ हैं जनाब अज़ीम तरहाना साहब जो कि तहसील तानलियावाला के काश्तकार हैं और हर साल चावल और मकई की काश्त करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर फ़हद रसूल साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। राइस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर सना मुस्तफ़ा को जिनका ताल्लुक़ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू से है। और मकई पे बात करेंगे डॉक्टर एहसन रज़ा अली जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो मैं अपनी पॉडकास्ट आगाज़ करता हूँ अज़ीम साहब से। तो अज़ीम साहब, क्या प्रोग्राम है इस साल? आपको पता है ख़रीफ़ का सीज़न तो शुरू हो ही गया है, तो क्या प्रोग्राम बनाया, कौन सी फसलें लगा रहे हैं इस साल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, महंगाई है, महंगा डीज़ल है, जंगों का दौर है, खादें महंगी हैं, बिजली महंगी है, स्प्रे महंगे हैं, तो लग तो नहीं रहा कि काश्तकार अपनी काश्तकारी जारी रखे। लेकिन बहरहाल काश्तकारी तो करना पड़ेगी अपने ज़िंदा रहने के लिए और मुल्क की ज़रूरत के लिए। तो काश्तकारी इंशाल्लाह करेंगे। तो इरादा तो है धान लगाने का और मकई लगाने का भी। तो आपने कोई इस दफ़ा धान लगाया, कोई सीड सेलेक्ट कर लिया आपने धान लगाने के लिए? जी, हमने घर का सीड रखा हुआ था। तो चूँकि दूसरे वाला बाज़ार वाला सीड महंगा होता है तो घर का सीड ही रखा हुआ था, तो वही लगाएंगे तो वो ज़रा सस्ता पड़ता है। अच्छा, और आप 1 एकड़ में कितना सीड लगाते हैं? नर्सरी कितनी बनाते हैं आप? अंदाज़न 1 एकड़ के लिए 5 मरला ज़मीन दरकार होती है और 8 से 10 किलो, चूँकि वो ज़्यादा डालना पड़ता है घर का बीज, तो वो ज़रा सस्ता पड़ता है तो वो डाल देते हैं। अच्छा, इस सवाल के लिए मैं रजू करूँगा डॉक्टर सना आपकी तरफ कि जिस तरह अज़ीम भाई ने बताया कि अक्सर किसान घर का सीड इस्तेमाल करते हैं, तो सीड सिलेक्शन में और सीड से पनीरी की तैयारी में कहीं पे कोई बचत की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शौज़ब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी आज की जो बैठक है उसका मकसद यही है कि हम अपने तमाम किसान भाइयों के जो जितने भी मसाइल हैं हम उनको सुने और उनकी जो बेहतर तजवीज़ है आज सब माहिरीन की राय के साथ हम अज़ीम साहब के तवसत से हम सारे किसान भाइयों के साथ उसको शेयर करेंगे। जिस तरह से इन्होंने ज़िक्र किया कि ये घर का बीज इस्तेमाल करते हैं और घर का बीज जो है वो अमूमन महंगा पड़ता है, तो मैं यहाँ से ही इनकी बात से ही आगे आगाज़ करूँगी
कि आप अजीम भाई के तवसुत से ही सारे किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी जो हुकूमत के सर्टिफाइड अदारे हैं उनसे आप सर्टिफाइड बीज जो है वो हासिल करके और सर्टिफाइड बीज से पनीरी लगाएं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने 5 मरले के लिए जो है वो 8 से 10 किलो बीज का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर चूँकि इन्होंने साथ ये भी कहा कि सर घर का बीज सस्ता पड़ता है, लेकिन आप देखें कि जैसे अगर आप सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 मरले के लिए 1 किलो बीज दरकार होगा। तो इस तरह 5 किलो बीज से आप 5 मरले की पनीरी उगा सकते हैं। और साथ ही वो अदारे आपको ये साथ हदायत जारी करते हैं और साथ में आपको इस बात का की यकीन दहानी दिलाते हैं कि आपकी इस बीज की जो शरह नमू है और जो इसकी नशोनुमा है वो 99% से 100% के दरमियान में होती है। तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो आपने शुरू में ही कहा कि मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप 5 मरले से 1 एकड़ की जो पनीरी है वो 5 किलो बीज से लगा सकते हैं। तो आप अपनी इस महंगाई के दौर में जो 3 किलो से 5 किलो के दरमियान में बचत यहाँ से ही 3 किलो हम सेव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे 8 किलो लगाने की हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप सर्टिफाइड अदारों से सर्टिफाइड इकसाम लगाते हैं तो। जी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ कि जो अपना बीज बार बार इस्तेमाल करते हैं उसकी पैदावारी सलाहियत भी कम हो जाती है, इसलिए कम से कम 25% बीज रिप्लेस कर देना चाहिए हर दफ़ा, ताकि अगले 4 साल में आपका बीज कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और राइस का बीज है वो मुनासिब रेट पे मिल जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको तब्दील कर लेना चाहिए हर दफ़ा। तो इस तरह से मतलब बीज की सिलेक्शन और कम बीज लगाने से किसान जो है वो अपना जैसे कहते हैं ना कि बचत का आगाज़ बीज लगाने से ही कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसे। अजीम भाई क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? इस हिसाब से तो बचत की बजाय नुकसान हुआ ना। अगर मैं बचत के चक्कर में पड़ूं तो वो जितना मुझे फ़ायदा हो रहा है उससे तो वो नुकसान के ज़ुमरे में जाएगा। तो बेहतर तो यही होगा कि जितना मैं बीज वो बचा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं नुकसान कर रहा हूँ। सही। तो आइंदा मेरी कोशिश होगी और अपने दोस्तों को भी मशवरा दूंगा कि वो सर्टिफाइड जो तस्दीक शुदा बीज है, मेयारी बीज, वो कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी मुनासिब मिकदार है, तजवीज़ करदा मिकदार है, तो उस हिसाब से वो थोड़े बीज से बेहतर और सेहतमंद पनीरी जो है इंतखाब कर सकता है। वो आपका पैदावार में आपकी कसर निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो जो थोड़ा बीज लगाने से कोई पनीरी की सेहत पे भी कोई फ़र्क पड़ता है? जी, जिस तरह से अगर आप इनफरादी जो पौधे की सलाहियत होती है, जब आप ज़्यादा इन्होंने कहा कि 5 मरले पे हम 8 किलो बीज लगाते हैं, जी। तो पौधे की इनफरादी सेहत जो है वो बड़ी मुतासिर होती है। जब आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो जितना वो जब वो उसमें खेत में जाएगा तो उसको जो फ़ौरन स्ट्रेस आएगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस तरह बहुत सारे अमूमी हालात में पौधा मर जाता है, तो इसकी वजह से आखिर में पैदावारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कम बीज लगाना इसका मतलब फ़ायदेमंद है, सर्टिफाइड कम बीज और सर्टिफाइड घर का बीज। हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि एक तो सर्टिफाइड बीज होना चाहिए और दूसरा कम लगाएंगे तो ज़्यादा सेहतमंद पनीरी होगी। बिल्कुल ऐसे। बहुत खूब। अच्छा अजीम भाई, चले ये तो बात होगी बीज की। आप अपनी पनीरी को फील्ड में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? क्या आजकल तो मैकेनिकल तरीका काश्त भी आ चुका हुआ है, लोग हाथ से भी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप क्या प्रैक्टिस करते हैं अपनी फील्ड में? जो मशीनी तरीका है वो 1-2 जगह पे देखा है, तो वो हमारे देखने के और हिसाब से तो वो ठीक नहीं लगा। मतलब है वो टाइम ज़्यादा लगता है और वहाँ पे जो मुझे समझ आई है वो सही नहीं लगता। तो हाथों से लगवाते हैं लेबर के ज़रिए, तो वो लगाते हैं, मतलब एक तो वो महंगा तो पड़ता है। पिछले साल उन्होंने 8,000 चार्ज किया था 1 एकड़ का, इस दफ़ा वो 13 से 15,000 रुपये ले रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जी 13 से 15,000 ले रहे हैं। तो अच्छा चले, आपने मैकेनिकल की जगह हाथ से लेबर से प्लांटिंग करवाई, ट्रांसप्लांट करवाया, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि उन्होंने पनीरी जो है वो सही लगाई है? आपको आइडिया है कि एक अच्छी काश्त के लिए कितने पौधे होने चाहिए एकड़ में, और उसको आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो लेबर है वो उतने पौधे ही लगाएगी? वो आम तरीका तो रह यही है कि वो हाथ के ज़रिए तकरीबन 8 से 9 इंच का हाथ के ज़रिए उनको फरमाइश का तरीका बताते हैं हाथ की उंगलियों से कि 8 से 9 इंच के दरमियान वो जो है ना पौधे का फासला होना चाहिए। लेकिन लेबर वो अपनी करती है, वो कहते तो हैं, लेकिन आम हालात में लेबर जो है ना वो तकरीबन पौधे उतने पूरे नहीं लगाती, तो पैसे भी ले लेती है और पौधे पूरे नहीं लगाती। ये तो नुकसान हुआ ना फिर। हाँ, इस हिसाब से तो पौधों की तादाद पूरी नहीं लगती। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा कि क्या किसान इस बात को इंश्योर कर सकता है कि उसकी फील्ड में पौधों की तादाद पूरी हो? कोई ऐसा कोई मुस्तनद तरीका है जिससे किसान कम से कम उस लेबर के सर पे खड़े होकर ये इंश्योर कर सके
कि उन्होंने अपनी पौधों की तादाद पूरी की है, और कितने पौधे होने चाहिए एक एकड़ के अंदर? जी शौज़ब, बहुत अच्छा सवाल है जो कि हमारे आम किसानों में इसका जो उन सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि पौधों, हम हर जगह सुनते हैं कि पौधों की तादाद पूरी नहीं हो सकी। जिस तरह अजीम साहब ने जिक्र किया कि वो इतनी महंगी जो है वो लगवाते हैं पनीरी, लेकिन उनकी ना तो पौधों की तादाद पूरी होती है और ऊपर से उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डबल हो रही है। तो इसके दो तरीके हैं, आपने पनीरी को जब ट्रांसप्लांट करवाना है आप दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आम ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ तो आप 1-1 मीटर का आप पाइप ले लें और इस तरह से 9 इंच का आप दरमियान में पौधों के फासला रखेंगे। तो जब आपकी मेजरमेंट जो होगी वो आप 1 मीटर के दोनों तरफ पाइप लेके आप एक मुरब्बे की शक्ल में आप उसका सांचा बना लेंगे। बिल्कुल आम किसान उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप उसका सांचा जब बना लेंगे तो फिर आप उसको फील्ड में, चूँकि फील्ड में जो है वो 80,000 हमारे पास चौपे होते हैं, या जिसको आम ज़बान में सुराख कह सकते हैं, जहाँ पे आपने एक सुराख में 2 पौधे लगाने हैं। तो आप वो वहाँ पे एक जगह 80,000 पौधों में आप जगह जगह पे रख के, जहाँ पे आपके 18 से 20 पौधे जब आप 9 इंच के फासले पे लगाएंगे तो वो आप रख के खेत में अपनी पौधों की मुकर्ररा तादाद आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। तो अजीम भाई क्या ख्याल है, आपने इस बारे में सुना हुआ है, क्या लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया? ये तरीका तो बड़ा अच्छा है। इस हिसाब से तो एक तो लेबर भी काबू में रहेगी, तो ये बड़ा सादा और आसान तरीका है। हम पैसे दे रहे हैं तो पैसों के हिसाब से अगर वो अपनी माकूल और मर्ज़ी की मजदूरी ले रहे हैं तो इस हिसाब से उन्हें सही काम भी करना चाहिए। तो ये बड़ा सादा और आसान तरीका है। इस हिसाब से तो हम फ़ायदे में रहेंगे, हमारे पौधों की तादाद भी पूरी होगी, और जब खेत में पौधों की तादाद पूरी होगी तो यकीनन फसल अच्छी होगी और अच्छी फसल की अच्छी पैदावार आएगी। हाँ, लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी लेबर पहले ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब हम लेबर को कोशिश करें कि जी वो ये नया तरीका इख्तियार करें तो वो नहीं करते। जी शौज़ब, इसमें एक दूसरा तरीका भी है कि जो आम किसान अगर उसको अप्लाई करना चाहें, इसके अलावा जो इस चीज़ को समझ नहीं सकते, तो उसका एक सादा सा तरीका है कि जैसे आपने अपनी पनीरी लगाई और उसकी उम्र 25 से 30 दिन है, तो 25 से 30 दिन की पनीरी की एक हथी या हथली, आप उसको जो आम जुबान में आप कहते हैं, उसके अंदर गट्ठी कह लें, उसके अंदर 200 पौधे होते हैं। तो चूँकि आपने जो गवर्नमेंट के अदारों की रिकमेंडेड जो आपको तजवीज़ करदा म्यार है, जो आपने म्याद पूरी करनी है पौधों की, वो 1,60,000 है। यानी कि आपने एक चौपे में 2 पौधे जो हैं वो ट्रांसप्लांट करवाने हैं। तो आप इस तरह से आप जो है वो 200 पौधे हैं एक गट्टी में, तो आप उसकी 800 गट्टियाँ जो हैं वो आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं। जब आपने ट्रांसप्लांट करवा के आपने उसको उखड़वाने के बाद जब आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, तो आप इस तरह मेक श्योर कर सकते हैं, आपको यकीनी तौर पे जो आपके पौधों की तादाद है वो 1,60,000 पूरी हो जाएगी। तो चूँकि जैसे अजीम साहब ही हैं, तो अगर ये अपने खेत में लगवा रहे हैं तो ये वहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने ये भी यकीनी कर लिया कि लेबर ने वो उखाड़ी भी है 800 गट्टियाँ, और इसी तरह उन्होंने फिर ट्रांसप्लांट भी करवाई हैं। तो इस तरह से इनकी जो मुमकिन पौधों की तादाद है जो रिकमेंडेड है वो एक सुराख में 2 पौधों की तादाद, तो हम 800 गुटियों से वो 1,60,000 पौधों की तादाद पूरी कर सकते हैं। अच्छा, जो एक कॉमन बिलीफ है जो अक्सर फार्मर्स पूछते भी हैं, 80,000 पौधों का तो अक्सर सुना जाता है कि जी 80,000 पौधे होने चाहिए एकड़ में। आप फरमा रही हैं कि जी 1,60,000 की कोशिश करें और एक चोपे में कम से कम 2 प्लांट्स होने चाहिए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जिस तरह से आपकी अगर तो पनीरी की जो सेहत है, जो पनीरी के दिन है 25 से 30 दिन, एक तो कोशिश ये करें कि पनीरी की जो दिन है यानी ट्रांसप्लांट करवाते वक्त उसकी जो उम्र है वो 35 दिन से ऊपर ना हो। जब आप उसको करवाते हैं तब भी वो शौक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जब आप 80,000 में एक पौधा लगाएंगे तो वहाँ से ही आपकी पैदावार कम होना शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के मुताबिक जो हमारी जो सिफारिशात हैं हुकूमत ज़राअत के अदारों के मुताबिक, आप एक चौपे में 2 पौधे लगाएं, ताकि अगर कहीं पे पौधे को किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है या स्ट्रेस आ रहा है तो दूसरा पौधा आपकी पैदावार को मुतासिर ना होने दे। और अल्टीमेटली जो जिस तरह से इन्होंने बचत की बात की और नुकसान की बात की, तो हम इसी तरह के जो मराहिल हैं वो पनीरी से ट्रांसप्लांटिंग की तरफ जाते जाते हम ये बचत के प्रोग्राम हैं जिनको गवर्नमेंट ने किसान के फ़ायदे के लिए बेसिकली लॉन्च किया है। बहुत अच्छी बात। अजीम भाई, इस तरह तो जी मैं ऐड करता चलूँ कि आमतौर पर ये होता है कि फार्मर खुद वहाँ मौजूद नहीं होता, उसे वो जो लेबर होती है वो जल्दी जल्दी साइडों पे तो अच्छे पौधे लगा देते हैं, दरमियान में वो जगह काफ़ी उसमें स्पेस छोड़ जाते हैं। तो उस दिन मालिक का वहाँ पे होना ज़रूरी है, ताकि अपनी निगरानी में जो है ना वो करके जाए। तो उस दिन तो किसान को वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी देख सके कि पौधों की तादाद पूरी हो जाए, क्योंकि ये पहला असूल है अच्छी पैदावार लेने का।
तो अजीम भाई ये तो देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 1,60,000 पौधे लगा लें, ये 1,60,000 पौधे लगाएं, अगर उसमें से कुछ मोर्टेलिटी भी होती है किसी वजह से भी, तो कम से कम हमारे पास इतने पौधे तो होंगे कि हमारा झाड़ अच्छा है। और अगर लेबर को आपको एक्स्ट्रा भी पैसे देने पड़े, देखें आपने खुद ही बताया इतनी महंगाई हो गई है, 13 से 14,000 पे लेबर अब डिमांड कर रही है, जो पहले 8,000 थी, जो डबल ही हो गया। तो एक तरफ से हम 14,000 दे भी दें और फिर भी पौधों की तादाद पूरी ना हो, तो बेहतर ये है कि हम थोड़ी सा एफर्ट कर लें, अगर 1-2 हज़ार और भी देना पड़े, हम कम से कम उससे भी कम से कम पौधों की तादाद तो पूरी करें। जी बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे वो ज़्यादा कीमत ले रहे हैं तो हमें प्रॉपर, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, टाइम भी देना पड़ेगा, निगरानी भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, जिस तरह डॉक्टर साहबा फरमा रही हैं कि वो सांचे के ज़रिए हम जांच सकते हैं, हमें उनके ऊपर बैठ के एक चेक नोट रखना पड़ेगा कि हम आपको अदायगी इस सूरत करेंगे कि आपने इस पैरामीटर के अंदर पूरा उतरना है, वरना हम आपको अदायगी नहीं करेंगे। तो ये 2 तरीक़ों से हम उनको फॉलो कर सकते हैं और उम्मीद है कि इस तरह हमारे पौधों की तादाद पूरी आएगी। और जब पौधों की तादाद पूरी आएगी तो जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रही हैं, तो पौधों की तादाद यकीनन पूरी होगी तो पैदावार बढ़ेगी। और हम जो अखराजात वाली बात कर रहे हैं और मुनाफा वाली, तो इसमें यकीनन जो है ना वो फ़ायदा तो होगा। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहे थे कि मशीनी काश्त के बारे में आपका क्या तजुर्बा है, कोई है आपके इलाके में लोग काश्त करते हैं मशीनी तरीका काश्त से? मशीनी काश्त 1-2 जगह मैंने खुद भी मुआयना किया, देखा है, तो इतना कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। अच्छा। पता नहीं वो क्या मसाइल है इसमें? मतलब है वो वहाँ पे वो मशीन फंस जाती है, सही तौर वो चलती नहीं है। अच्छा। पौधे जो है मिक्स से हो जाते हैं, तो वो कीचड़ सा बन जाता है, वो सही तौर ना वर्क नहीं करती। या ज़मीन का मसला है, या कीचड़ का मसला है, या कोई ड्राइवरों का मसला है। 2-4 जगहों पे ऐसे तजर्बे से गुजरा हूँ कि वहाँ पे ना वो ठीक नहीं करती काम। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल वो अभी नई नई मशीनें आ रही हैं ना, लोग तजर्बाकार नहीं हैं, लेकिन ये क्योंकि मशीन बनी चावलों की काश्त के लिए, तो पनीरी वाली मशीन वो बड़ी अच्छे तरीके से काश्त करती है। बाकी वैसे बहुत सारी अच्छी कामयाब स्टोरियाँ मौजूद हैं जो राइस के इलाके में बड़े अच्छे लोगों ने काश्त के, मतलब इसकी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पौधों की तादाद भी पूरी की। और ऐसे खेत बड़ा बराबर लहलहाता और बराबर खेत होता है, तो बड़ा देखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आम लेबर से लगाया वो कहीं कहीं लगता है कि नागे मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता भी गवर्नमेंट की भी स्कीम आई है, तो उम्मीद है कि वो हर यूनियन काउंसिल लेवल पर एक मशीन आएगी, उससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप भी मशीनी काश्त के तरीका अपनाएं तो मेरा ख्याल है कि ये लेबर वाला भी मसला हल हो जाएगा, पौधों की तादाद भी पूरी हो जाएगी। हाँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि ज़ाहिर है मशीन के आने से मसला हल नहीं होगा। मशीन ने तो एक तजर्बाकार टीम के साथ अगर इस्तेमाल करेगा कोई उसको, फिर ही होगा। तो हो सकता है कि अजीम भाई का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन मशीनी काश्त यकीनन फ़ायदा देगी, बिकॉज़ जैसे कि आपने बताया कि उसमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी पूरे हो सकते हैं। और दूसरा वक्त काश्त, वक्त काश्त के बारे में हमने भी बात नहीं की। मैं डॉक्टर साहबा के साथ दोबारा भी आऊँगा, इसलिए कि एक दिन में आप मशीनी काश्त के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा एरिया लगा सकते हैं, जो कि हाथ से कम 8 से 10 एकड़ बड़ा आसानी से लग सकता है। तो ये डेफिनेटली देखा जाए। लेकिन अजीम साहब ने बात बिल्कुल सही की कि उनका अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट जहाँ तक मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग का ताल्लुक है, तो कम से कम पौधों की तादाद तो पूरी कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा कि आप क्या ये जो आपने बताया सांचा को, उसकी कोई एग्जांपल या कोई हमें कुछ चीज़ बता सकती हैं इस मामले में कि कैसे हो सकता है ये? जी ज़रा बता दीजिए, अगर इसमें आप थोड़ा सा, ये क्या 1 मीटर बाय 1 मीटर का है? जी, जिस तरह से ये जी शौज़ब, जिस तरह से आप 1 मीटर, जी दिखाइए, देख लेते हैं इसको। जिस तरह से ये 1 मीटर, जी इस तरह से ये 1 मीटर स्क्वायर का प्लॉट बनता है, जिसमें 9 इंच के फासले पे आप पौधा लगाते हैं, तो 18 से 20 पौधे जो हैं वो एक ब्लॉक के अंदर आते हैं। सही। ये 1 मीटर का जो सांचा है, इसको अगर किसान जो हैं वो अपने खेत में इसको अप्लाई करें, तो एक जो चौपा है उसके अंदर वो 2 पौधे लगाएं, तो मुमकिन जो उनकी पौधों की तादाद है 1,60,000 वो उसको पूरा कर सकते हैं। सही। तो इसका मतलब है ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है करना, इसको तो कम से कम हम करके दे सकते हैं। हाँ, इसको बनवाना भी आसान है, और इसके ज़रिए पौधे लगवाना और उसको जांच करना और उस पर अमल करवाना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर 16,000 भरी भी लिया आपने, लेकिन आपकी पौधों की तादाद पूरी हो गई, तो कम से कम आपने बचत तो कर ली ना अपनी। हाँ, ये मुस्तकबिल में बिल्कुल ज़रूर इस पर अमल करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। प्लास्टिक का भी बन सकता है मेरे ख्याल बड़ा आसानी के साथ। अच्छा चलें, मौजू को आगे लेके चलते हैं। अभी हमने बात की सीड की सिलेक्शन की, फिर हमने बात की लाभ के लगाने के तरीके की।
अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पे जो कि है न्यूट्रिशन, फर्टिलाइज़र। तो अजीम भाई, फर्टिलाइज़र कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र प्लानिंग कैसे करते हैं? आपके ख्याल में चावल की फसल को कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए? हम तो बस सादा सा तरीका ये जो नस्ल दर नस्ल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आम सा कुलिया ये है कि जो कमज़ोर ज़मीन होती है उसको को 1.5 बैग दे देते हैं डीएपी, अगर पैसे हों तो। ये भी अलग एक अलमिया है सही। कि पैसे हों तो डीएपी और जो एसओपी होती है वो सोच में आती है, अगर पैसे ना हो तो फिर कहते हैं यूरिया डीएपी और यूरिया ही जो है एसओपी है, यूरिया से गुजारा कर लेते हैं। तो ये फैसला आप कैसे करते हैं कि ये ज़मीन कमज़ोर है या ये ज़मीन ताकतवर है? इसको कैसे आप इसकी जांच कैसे करते हैं? बस वो जो गुज़श्ता फसल होती है उसकी सारी शक्ल सूरत देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो फसल ज़रा कमज़ोर हो तो कह सकते हैं कि ये ज़मीन थोड़ी कमज़ोर है, अगर वो फसल ज़रा बेहतर हो तो कह सकते हैं कि ज़मीन ज़रा बेहतर है, या उसमें को थोड़ी बहुत रूढ़ी वगैरह आली वगैरह डाली हो तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये ज़मीन ज़रा जानदार है। तो उस हिसाब से अंदाजे से मिट्टी और पानी का तजिया करवाते हैं आप? मिट्टी और पानी का तजिया तो नहीं करवाया, लेकिन सुनने में आया है कि उससे करवाने से जो खादें होती हैं उसका इस्तेमाल ज़रा बेहतर हो जाता है। अच्छा अजीम भाई, इस बारे में ना मैं आपको भी और आपके तवज्जुह से अपने बाकी सुनने वालों को भी ये बताना चाहूँगा कि एंग्रो की तरफ से एक सर्विस है जिसको मिट्टी माहिर कहते हैं। तो ये मिट्टी माहिर सर्विस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम फार्मर्स को देते हैं, आप जैसे दोस्तों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम ज़मीन का तजिया और ज़मीन के तजिए के साथ साथ पानी का तजिया भी करके आपको देते हैं, ताकि आपको ये एक तो अपनी ज़मीन की साख्त के बारे में पता चले कि मैरा है, सैंडी सॉइल है या रेतली है, जिस तरह भी है, एक तो साख्त पता चलेगी आपको। दूसरा आपको उसकी न्यूट्रिशन के बारे में कि उस ज़मीन के अंदर अपनी ग़िज़ाइयत कितनी है। तो जब वो रिपोर्ट आपके सामने हो, तजिया आपके सामने हो, तो आपका फ़ैसला करना आसान हो जाता है। तो हो सकता है कि आपकी ज़मीन को पोटाश की ज़रूरत हो ही ना और आपकी शायद बचत हो जाए। तो मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पहली फ़ुर्सत में अपनी ज़मीन का तजिया ज़रूर करें। और इसी तवज्जुह से मैं आगे सवाल में लेके चलता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक अच्छी पैदावार लेने के लिए चावल की आपको फर्टिलाइज़र की कौन कौन सी फर्टिलाइज़र की और कितनी ज़रूरत होती है इसको? जी, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मिट्टी का तजिया बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म की ज़मीन है। आपको अपनी ज़मीन का जब तक पता नहीं होगा तो आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते कि आपने खादों को किस तरीके से लगाना है। तो खादों को मुतवाज़न इस्तेमाल करने से हम अपनी जो है ना वो टोटल जो ख़र्चा होता है खादों के ऊपर, उसमें तकरीबन 30% तक बचत भी कर सकते हैं अगर सही तरीके से मुतवाज़न करके चलाएँ तो। और उसका मुतवाज़न खादों का फ़ायदा, उससे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। अब मिसाल के तौर पे आपकी ज़मीन में पहले ही नाइट्रोजन ज़्यादा है या पोटाश की कमी है, तो आप देखेंगे कि आप जो चीज़ पहले ही ज़्यादा वो ज़्यादा डाल रहे हैं, जिस चीज़ की कमी है वो बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरीके से तो वो फिर आप ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए खादें आपको पता है बहुत महंगी हैं, जिसका शुरू में आपने जिक्र किया। तो खादों को मुतनासिब इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और फिर उसको एक ख़ास तरीक़ाकार से अप्लाई करना, उसका जो है टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसमें ख़ास तौर पे पोटाशियम की जो खादें हैं वो हमारे किसान समझते हैं कि पोटाशियम की हमारी ज़मीनों में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हालांकि हमारी ज़मीनों में बहुत ज़्यादा पोटाशियम की कमी है। पूरे पंजाब का सर्वे हुआ है और हर जगह पे तकरीबन पोटाशियम की कमी सामने आई है। तो इन सारी चीज़ों को सामने देखते हुए किसानों को मैं बल्कि एक दफ़ा मैं पहले एक मंडी में मुझे एक किसान मिला, मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था। जी। तो उसने कहता जी मैं आज आपके कहने में पहली दफ़ा खाद की बोरी पोटाशियम पहली दफ़ा डाल रहा हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पोटाशियम जो है ना मेरे कहने पे बंदा डाल रहा है। फिर मैंने उसका फीडबैक लिया तो उसने कहा जी कि मेरा कोई 4-5 मन का फ़र्क पड़ा है उसको। हाँ जी, ये बड़ा उसका रियल टाइम और मेरे लिए भी बड़ा अच्छा फीडबैक था कि हम जो किसानों की जाके ट्रेनिंग करते हैं तो उससे लोग जो है ना वो असर लेते हैं और उनको बड़ा फ़ायदा होता है किसानों का। तो मैं इस प्रोग्राम के तहत भी मैं ये दोस्तों से कहना चाहूँगा, किसानों से भी, कि पोटाशियम का इस्तेमाल ज़रूर करें और नाइट्रोजन की मकदार को थोड़ा सा मुनासिब करें और पोटाशियम पे ज़्यादा ज़ोर, उससे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि पौधों की जो मुदाफ़ियत है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर उसका इकनॉमिक बेनिफिट बहुत अच्छा है। मसलन आप नाइट्रोजन डालते हैं तो वो आपको 1 रुपया लगाने पे अगर 2 रुपये का रिटर्न मिलता है, 2 रुपये का मुनाफा मिलता है, तो पोटाश डालने से आपको 1 रुपये के बदले में 4 रुपये का मुनाफा मिलता है। तो पोटाश डालने से आपकी पैदावार भी बढ़ती है।
फिर आपका जो काफ़ी हद तक दवाइयों का और पेस्ट का प्रेशर, बीमारियों का प्रेशर वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो पोटाशियम जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। तो फिर ये ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़अत और उसके साथ साथ ये कि पौधे को गिरने से भी बचाता है। अच्छा, तो ये भी बड़ा फ़ायदा है पोटाशियम का जी। ये रेगुलेट करता है, जैसे आप समझते हैं ना, ये पंखा लगा है जी, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही तो आप पंखा तेज़ कर लेते हैं, ठीक है, या कम कर लेते हैं। तो ये रेगुलेटर जो है ना पोटाशियम इस तरह पानी के बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। और पोटाशियम जो है ना वो फिर पौधे के अंदर जो चीज़ जहाँ पे चाहिए, पत्ते में खुराक चाहिए तो वो जड़ों से लेके वहाँ तक पहुँचाएगा। ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। तो पोटाशियम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपका दाना भी मोटा होगा, पौधा गिरने से बचेगा, और आपको जो मुआशी फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा कि 1 रुपये के बदले 4 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। सही कहा आपने। और जैसे कि आप बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो वो भी एक मेजर चैलेंज है। तो अगर आपने क़ुव्वत मुदाफ़अत अपनी बेहतर कर ली पौधे की, तो ये क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं। वो ये पोटाशियम बड़ा अहम जुज़ है जो मौसमियाती तब्दीली को बड़े अच्छे तरीके से बर्दाश्त करने की सलाहियत देता है पौधे को। वो अपने पानी के बैलेंस को पौधे के अंदर रेगुलेट करता है। उसको अगर खुश्क साली आ रही है तो उससे भी बचाता है, पानी ज़्यादा है तो उसको रेगुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उसके नेगेटिव जो नुकसानात हैं उसके, उनको क्लाइमेट चेंज के उससे बचाता है पोटाशियम। अच्छा, जिस तरह अभी अजीम भाई कह रहे थे कि अवेलेबल हो और बजट हो तो हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम नाइट्रोजन से ही खादें, नाइट्रोजन का इस्तेमाल बढ़ा के कोशिश करते हैं। उस नाइट्रोजन के इस्तेमाल बढ़ाने से जो है आपने अगर पोटाश या फास्फोरस कम इस्तेमाल की, उसका क्या इम्पैक्ट है पौधे के ऊपर? देखिए, नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पौधा नरम हो जाता है, उसके ऊपर कीड़ों का, बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है, पौधा नरम होता है, पौधे के गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। सही। जबकि पोटाशियम उसके उलट असर करता है, ये क़ुव्वत मुदाफ़अत भी पैदा करता है और कीड़ों और बीमारियों के हमलों से भी बचाता है। तो इसका फ़ायदा यानी कि हम नाइट्रोजन को थोड़ा कम करें, अगर ख़र्चा या बजट नहीं है तो आप थोड़ा नाइट्रोजन को कम कर दें, पोटाश को ज़्यादा करें, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ये तजर्बा करके भी देखें, हमारे तजर्बात से ये चीज़ें सामने आई हैं कि उससे पौधे का जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिर्फ उसकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, नशोनुमा, उसके अलावा आपका मुआशी जो रिटर्न है, मुनाफा है, उसमें भी इजाफा होता है। जी अजीम भाई, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अच्छा, हम डेरों पे और बाहर मोटरों पे बैठ के अक्सर आपस में ज़मींदार दोस्त काश्तकार बातें करते हैं। हम कहते हैं कि बाकी खादें तो रंग बदलती हैं, हाँ जी, हाँ जी, DAP और जो होती है यूरिया, उससे तो रंग इस कद को फ़ायदा ही तो पाउडर सा होता है। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। जो असल फ़ायदे वाली खाद तो फिर तो ये हुई ना, जो मौसमों से बचाती है, जो पैदावार बढ़ाती है, जो दाने की क्वालिटी बेहतर करती है, जो गर्मी से बचाती है, जो बीमारियों से बचाती है। तो ये थोड़े खर्चे में ये तो ज़्यादा फ़ायदे वाली बात होगी। मैं ख़ुद भी अपने दोस्तों को यही तजवीज़ करूँगा कि हम नाइट्रोजनी खादों भी ज़रूर डालें, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो घटा लें और उसकी जगह पे ये खाद लाजमी डालें, जिससे हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और जिस तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं हम उनका बाखूबी मुकाबला कर सकते हैं। जरूर। अच्छा, अज्जा कबीरा के बारे में तो बात हो गई। शौज़ब, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी। जिस तरह डॉक्टर फ़ाद साहब ने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र खादों के बारे में बहुत अच्छा जो है वो बयान किया। एक चीज़ जो किसान भाइयों को मैं बताना चाह रही थी कि जो नाइट्रोजन है, जो यूरिया है, वो आपने एक ही दफ़ा खेत में नहीं डालनी। जब आपने पनीरी मुंतकिल करनी है तो आपने उसको इंटरवल में, वक्फों में डालना है। तो जैसे आपने पहले पनीरी मुंतकिल की तो 7 से 10 दिन के बाद उसका 1/3, फिर उसके बाद 30 से 35 दिन के बाद आपने उसका हाफ पोर्शन डालना है, और जो लास्ट है वो आपने जब शगुफ़े बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये यानी इंटरवल्स का मुझे लगा था कि मैं ये ऐड कर दूँ कि ये सही। अच्छा, ओवरऑल टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर मैं समराइज़ करूं कि कितनी बोरियां चाहिए एक अच्छी फसल के लिए, खाद के लिए? हाँ जी, आमतौर पे ये कि किसान बासमती टाइप का जो चावल है उसमें 2 बोरियां नाइट्रोजन की डालते हैं, यूरिया की डाल देते हैं, 1 बोरी आमतौर पर DAP की, और 1 पोटाश की ज़रा कम लोग डालते हैं, कुछ लोग आधी बोरी तक डालना शुरू हो गए। तो लेकिन यह कि 1 बोरी पोटाशियम की डालें तो फिर ये सही बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन को थोड़ा सा कम भी कर दें तो चल जाएगा इसका पौधे का हिसाब किताब। तो मुनासिब चीज़ों के साथ चले। इस तरह आपने जो अज्जाए सगीरा वो बड़ा अहम है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जिंक जो है ना वो बड़ा अहम है जी। जिंक जो है ना वो एक तो ना सिर्फ इंसानों के लिए भी बेहतर, अगर ख़ुराक में शामिल होता है तो हमारे बालों के लिए, सेहत के लिए, जिल्द के लिए जिंक बड़ा अहम है। तो जिंक जो है ना पौधे के लिए भी बहुत अहम है। और जिंक की एक तो ये है कि तकरीबन 2 किलो से 4 किलो तक तकरीबन ज़्यादातर लोग अप्लाई करें, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज वाला है।
33% वाला है तो वो हम 2 किलो डलवा देते हैं। अगर वो 20% वाला है तो फिर वो हम 3 से 4 किलो तक डलवा देते हैं। और जिंक को फिर डालने का तरीका जो है ना वो बड़ा अहम है कि आपने जब पनीरी खेत में मुंतकिल कर दी है तो उससे 9 से 13 दिन के दरमियान हमारे तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि 9 से 13 दिन के दरमियान अगर आप लगाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप उस टाइम पे नहीं डाल सकते, फिर ये नहीं कि जिंक डालनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी डाल सकते हैं। लेकिन जिंक का फ़ायदा ये है कि वो आपका वो पानी के साथ ग़िज़ाइयत को पौधे के अंदर जज़ब करने की सलाहियत बढ़ा देता है। उससे पौधे की आप देखेंगे कि पौधे की पैदावार में बड़ा अच्छा उसमें खुशनुमा इजाफा होता है। उसकी ब्रांची जो है वो बड़ी अच्छे बनती हैं। उसकी जितने ज़्यादा शगुफ़े बनेंगे वो समझ लें कि उतने ज़्यादा आपके उसके ऊपर सिट्टे बनेंगे। तो इसलिए जिंक का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, और इस टाइम पे 9 से 13 दिन के दरमियान करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल इसकी अब ऐसी प्रोडक्ट भी आ चुकी हैं जिंक कोटेड, कुछ के जिंक आप यूरिया के साथ भी जी डाल जी सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि एंग्रो अपने काश्तकार भाइयों की आसानी के लिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 13 दिनों के अंदर पनीरी के 13 दिनों के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, और पहली खाद जो पहला यूरिया जो हम लगाते हैं वो भी तकरीबन लगभग इसी टाइम पे लगता है। तो काश्तकार भाइयों की आसानी के लिए हमने जिंक कोटेड यूरिया मुतारफ़ कराया हुआ है, जो कि बायो एक्टिव जिंक जिसमें शामिल है। तो जब आप अपना पहला यूरिया डालते हैं तो चूँकि ये बायो एक्टिव जिंक है, इसकी पौधे की अपटेक ज़्यादा होती है, और उस स्टेज के ऊपर जब पौधा अपनी जड़ें बना रहा होता है और अपनी बढ़ोतरी की तरफ होता है तो जिंक उसको मिल जाती है। और सबसे बड़ा उसका एक और फ़ायदा जो है, जिंक को आपको सेपरेट ख़रीद के डालने की ज़रूरत नहीं, तो वो आपकी एक ही एप्लीकेशन कॉस्ट के अंदर ही वो जिंक भी फील्ड के अंदर चला जाता है। तो ये एक फ़ायदा है। और लेकिन समझाने का मकसद ये है कि जिंक इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और ताकि अज़ाए सगीरा का भी एक मेजर रोल है क्रॉप की प्रोडक्शन को बेहतर करने में। और बेहतर ये है कि हम पहली स्टेज के अंदर यानी कि पहले पानी के वक्त यूरिया के साथ ही अगर जिंक दे दें तो हमारी फसल की बढ़ोतरी बेहतर हो सकती है। उसमें साथ ये बड़ी ज़रूरी चीज़, आप कद्दू कैसे करते हैं? ज़मीन कद्दू करते हैं या आपकी ज़मीन आपके इलाके में हो जाती है? नहीं, कद्दू करते हैं ट्रैक्टर के साथ, रोटावेटर के अच्छा। जरिए। सही। तो उसमें पानी का इस्तेमाल कितना करते हैं? कद्दू तो वैसे जहाँ भी होता है ना वो थोड़े पानी में होता है, क्योंकि फिर सुहागा और जो होता है ना ट्रैक्टर वगैरह वो सही नहीं चलता। मुनासिब पानी के बाद फिर जब कद्दू हो जाता है तो उसके बाद जब पनीरी मुंतकिल होती तब भी पानी थोड़ा होता है, उसके बाद फिर बढ़ता जाता है पानी। सही से। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ ना, अक्सर मैंने किसान भाइयों से हमें भी इनपुट मिली है कि जिन जिन लोगों ने ना ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल किया ना, तो फ़ौरन जो एक चेंज जो लोग बताते हैं हमें कि ये फसल को ना गहरा सब्ज़ रंग दे देती है। तो गहरा सब्ज़ रंग जो है ना, मैं समझता हूँ ये भी एक निशानी है कि पौधा जो है वो अपनी भरपूर जोबन पे है और उसकी बढ़ोतरी बेहतर हो रही है। तो ये एक अगर ऑब्जर्वेशन आप देखें तो जिंक डालने से आपको अक्सर ये भी इम्पैक्ट नज़र आता है, ये भी हमने देखा है। अच्छा, बात हो रही थी पानी की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉस्ट ऑफ वाटर। आप जिस तरह पहले बात कर रहे थे, डीजल महंगा है और बिजली भी काफ़ी महंगी है, और किसान भाई का सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि चावल में पानी की कीमत जो है ना, पानी लगाने की कीमत ये काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अपने एक्सपर्ट से ये पूछना चाहूँगा कि पानी की कोई बचत हम कर सकते हैं? क्यों फाद साहब, कोई बचत का तरीका है पानी का? हाँ जी, असल में ये एक मिसकंसेप्शन चलती है, लोग समझते हैं कि ये आबी पौधा है। ये आबी पौधा नहीं है, ना ही ये कोई आबी पौधा। जी जी। हाँ जी, तो ये बिल्कुल खड़े पानी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम जिस तरह हम गंदम लगाते हैं, एक दफ़ा पानी लगाया फिर वक्फा दे दी, ज़मीन खुश्क हो जाए फिर दोबारा पानी, तो इस तरीके से भी हम उतनी ही पैदावार ले सकते हैं, पैदावार में कमी नहीं आएगी। लेकिन इसको शुरू में हम पानी मुनासिब रखें, लेकिन क्योंकि मौसम गर्म होता है तो जो कोर एरियाज़ हैं राइस के, जो कलर ट्रैक है उसमें तो बारिशें बहुत हो जाती हैं, उधर तो पानी का ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब क्योंकि राइस पूरे पंजाब में काश्त हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ी सी पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है। सही। इसलिए हमारे जो यूनिवर्सिटी में भी तजर्बात हुए हैं, कुछ हमने फार्मर्स के खेतों में भी तजर्बात किए हैं, तो हमारे पास हमने देखा है कि उसको अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का तरीका, यानी कि एक दफ़ा तर वतर फिर खुश्क वतर कर लें, खुश्क वतर। अच्छा। तो उससे फिर बारी बारी इस तरह एक हफ्ते के बाद पानी लगाते जाएं तो वो बड़ी अच्छी पैदावार आ सकती है। नहीं, अच्छा, लोग ये कहते हैं जी पानी खड़ा रखना ना शुरू में काफ़ी ज़रूरी इसलिए भी है कि जी हमने वीड्स को ख़त्म करना होता है, तो अगर पानी नहीं खड़ा रखेंगे तो वीड्स नहीं ख़त्म होंगे। तो इस बारे में क्या ख्याल है, पानी कम अगर हम खड़ा करेंगे तो वीड्स का कैसे मसले को हल करेंगे? हाँ जी, ये भी जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं ना, वहाँ पे तो वो ये करते हैं कि पानी खड़ा रख के ना जड़ी बूटियों को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक। लेकिन जहाँ पे आपने खुद पानी लगाना है वहाँ पे ये तरीका बड़ा महंगा है। अब क्योंकि ऐसे केमिकल्स आ चुके हैं कि जो जड़ी बूटियों को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको पानी खड़ा रख के जड़ी बूटियाँ मारने की बजाय हम
जो है ना वो केमिकल यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा जो है ना वो कम खर्च हो सकता है, कम खर्च और बाला नशी हो सकता है। तो इस तरीक़ाकार से हम जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल कर लेंगे और अपना वो जो पानी लगाने का ख़र्चा, अगर आपका ट्यूबवेल आप डीजल पे चला रहे हैं फिर तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बिजली भी अच्छी खासी महंगी है। तो पानी के ज़रिए जड़ी बूटियाँ मारना या पानी खड़ा रखना ये चावलों में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सही, इसके सही। बगैर भी हो सकता है। इसके बगैर हो उसमें सकता एक अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का तरीका का जो है ना वो आ चुका है और उसमें ख़ास तौर पे किसान बड़ी अच्छी आसानी के साथ मॉनिटर कर सकते हैं कि कब पानी लगाना है। अच्छा, हाँ ये जी, भी है। उसके लिए एक प्लास्टिक की ट्यूब आ चुकी हुई है, तो वो बल्कि मैं आज लाया भी था। तो जी, हाँ जी, तो वो इस तरह की एक ट्यूब लगा के, जिस तरह ये देखें ये पाइप है, ये हाँ जी, बेसिकली पाइप ये- आपने काटा हाँ जी, हुआ। इस तरह की पाइप भी हो सकती है, थोड़ा छोटी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे आम परनाले वाली पाइप होती है सही। उस तरह का। तो इसमें आप देख रहे हैं सुराख है, ठीक है। तो इस निशान तक आप इसको ज़मीन में दबा दें, तो ज़मीन में दबाने से इसके जो सुराख हैं इसमें से पानी अंदर चला जाएगा। ठीक है। इसके अंदर से आपने मिट्टी निकाल देनी है। नहीं इसका कोई मखसूस है कोई गहराई की हद, कितनी गहराई तक इसको दबाना हाँ है? जी, बस ये कि ये तकरीबन 6 इंच तक आपका ज़मीन के अंदर हो तो आपने उतने में तकरीबन इसकी जड़ें होती हैं, 6 इंच के दरमियान। 6 इंच में, 6 इंच 6 के इंच में, दरमियान, ठीक 6 है। इंच तक गहरा कर लें, यानी कि 15 सेंटीमीटर तक, तो आपका बड़ा अच्छा ये सिस्टम बन सकता है। उसके ऊपर आप देखें ये पाइप, इसमें सुराख नहीं है ऊपर वाले हिस्से में, जी जी। यानी कि पानी ऊपर से नहीं जाना चाहिए। इसका जो पानी का लेवल है ना, उससे ये ट्यूब थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए कि ऊपर से पानी अंदर ना जाए, पानी सिर्फ इन सुराखों में से अंदर जाए, ठीक है। सही। अच्छा, और अंदर सही। से वक्तन फ़वक्तन आपने मिट्टी जो है ना साफ़ कर देनी है। इससे आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पानी का लेवल पता लगेगा कि ज़मीन के नीचे खूब, बहुत खूब। उसका पानी अच्छा, का लेवल सही। कहाँ तक है। सही। तो इस ट्यूब के ज़रिए आप बड़ी आसानी से पानी की तकरीबन आप 35 से 50% तक आप बचत कर सकते हैं। बचत कर सकते हैं। जी, सही। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये आबी पौधा नहीं है और इस ट्यूब के ज़रिए नहीं ज़रा दोबारा समझाएं। जी जी, ये ज़मीन में जब जाएगा तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है दरमियान वाला ये खाली रहेगा? हाँ उसमें से मिट्टी निकाल निकाल देंगे। लेंगे, हाँ जी, ठीक फिर हो ये गया। कि इससे पानी अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है जी। और आपको ऊपर से पानी का लेवल देख सकते हैं। तो इसको आपने इसमें पानी कितना रखना है, इसमें पानी मतलब इसकी हद कितनी होनी है? उसमें आप देख सकते हैं ना कि 3 इंच पानी नीचे चला गया, जी जी, ठीक है। तो फिर आप दोबारा लगा दें, ठीक हो ठीक है गया। ना। नीचे मतलब 6 इंच तक इसकी हद है, 6 इंच तक ही हद 3 इंच तक इसको जाने देना है, फिर दोबारा 3 इंच का, ठीक क्योंकि हो एक गया। इरीगेशन हम देते हैं ना 3 इंच की, ठीक हो गया। तो 3 इंच की दोबारा दे दें इरीगेशन, ठीक हो गया। ठीक है जी। तो 6 इंच तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो स्ट्रेस आएगा, फिर वो पौधे में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। 3 इंच से ऊपर वाले 3 इंच के अंदर अंदर 3 इंच तक चला जाए, फिर आपने उसको दोबारा पानी यानी कि ये एक आला है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बड़ा आसान और बड़ा फायदेमंद है। इससे तो हम पानी जो है जो अन्नेवा लगा रहे होते हैं हम बिल्कुल, किसान, बिल्कुल। पंजाबी में अन्नेवा, अन्नेवा जो पानी हाँ, लगा तो रहे वो तो होते हैं, सही बिल्कुल ही बड़ा आसान हो गया ना। तो हाँ जी। बाकी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये इससे छोटा जो साइज का होता है परनाले जितना होता है, हाँ, वो छोटे वाह, पत्थर वाह, वाला भी मतलब बना सकते हैं, मकसद हाँ तो ये होता है कि पानी को जांचने का आसान सा फार्मूला हमारे हाथ आ गया ना, और ये बड़ी कि हम आसानी से आपको उस जिसमें हवाले सुराख से कर जांच सकते हैं। सकते हैं कि पानी को इससे ज़्यादा नहीं लगाना। जी जी, इसमें 1-1 इंच के फासले पे आप सुराख कर लें, वो बड़े आसानी से कोई भी सिलाई गर्म करके इसमें लगा लें तो पानी में सुराख, इसमें पाइप में सुराख। तो डॉक्टर साहब ये 1 एकड़ में कितने लगाने हैं? ये अब आपके अगर 4-5 एकड़ हैं तो 1 एकड़ में एक बहुत है, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करें? एकड़ में 1 से 3 तक आप लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खेत के करीब लगा लें, किनारे से तकरीबन 1 मीटर के जी, अंदर, सही, जहाँ से सही। आप आसानी से इसको देख सकें। अजीम भाई, ये तो बड़ा आजकल तो ज़्यादा जिम्मेदार जो है ना बड़ा हर जगह दस्तियाब है, गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम है लैंड लेवलिंग वाली। हाँ जी, तो वो लैंड लेवलर के जरिए हर जिम्मेदार ने ज़मीन जो है ना लेवल तो कराई होती है, तो वो एक खेत में डॉक्टर साहब एक ही काफ़ी है, एक भी लग जाए, हाँ, एक ही मुनासिब काफ़ी है। अगर आप ये प्लास्टिक देखिए, वाला अगर सादा आपको ये प्लास्टिक पता वाला चल जाए, बल्कि उस लैंड लेवलर के थ्रू पहले 2-2 कनाल, 1-1 कनाल का जो होता था खेत, अब लोगों ने 4-4 एकड़ का, 2-2 एकड़ का खेत बनाया हुआ है। वो पानी इतना, मतलब ये तो हुकूमत की बड़ी अच्छी स्कीम है ना कि पानी जो है ना वो यकसा खेत में एक जैसा खड़ा होता है। तो अब आपके पास एक आला भी आ हाँ, गया, हाँ, ताकि आप ये भी बड़े- देख सकते हैं कि मैंने अब कब पानी लगाना है। बड़ा कंट्रोल रहेगा पानी, जो 100 एक्स्ट्रा पानी हम लगाते हैं ज़ाया होता है, तो वो कंट्रोल तो हो गई ना बचत की बात। बिल्कुल बचत हो ये देखें, पानी की बचत बड़ी बेहतर 100 बचत। रुपए से भी कम है और इसको आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी पता है कि आपने बात बताई, बिकॉज अगर मैं चावल की बात करूं तो वाटर कॉस्ट जो है, पानी की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसमें अगर हम बचत कर सकें तो ये बड़ा बेहतर तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अजीम साहब, ये देखें, आपको हमने कहा था ना कि आप हमारी पॉडकास्ट में आएँ,
तो हम आपको मसले का हल बताएंगे। उन्होंने आते ही महंगाई की बात की और उन्होंने कहा किसान पिस गया है, तो आप देखें कि फिर माहिरीन ने फिर अपने तज्जिया बताने शुरू कर दिया। अब आप जाएंगे ना तो सबने आपको जो है वो इस चीज़ पे आप सबको बताइएगा ताकि सारे इससे फ़ायदा मंद हों। जी बिल्कुल। चलें, अब हमने बात कर ली सीड की सिलेक्शन की, लाभ पे हमने कैसे पैसों की बचत करनी है, न्यूट्रिशन के बारे में भी बात हो गई, पानी की बचत के बारे में बात हो गई। अब आगे चलते हैं कि ये सारे काम करने के बाद अक्सर किसान परेशान रहते हैं कि जी मौसमी तब्दीली की वजह से नित नई बीमारियाँ आ रही, नित नई प्रॉब्लम्स आ रही। तो सना, मैं आपकी तरफ आऊँगा दोबारा कि आजकल कॉमन इश्यूज़ जो बीमारियाँ हैं वो कौन सी हैं और उनका तदारक क्या है? जी शौज़ब, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारे किसान जो है जब तक ये सारी इनपुट्स लगाते रहते हैं, लेकिन एक जब पीक मौसम आता है उस पर बीमारियां एकदम से इतना हमलावर होती हैं कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अजीम साहब से और तमाम किसानों से ये गुजारिश करूँगी कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने फील्ड का तज्ज़िया और मुआयना करते रहें, जिसको हम साइंसी ज़ुबान में जो है ना वो पेस्ट स्काउटिंग कहते हैं। क्योंकि जो चावल की फसल है उसके ऊपर तने के भूरे धब्बे और उसके अलावा इसका पत्तों का जरासीमी जुलसाओ, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और शीथ ब्लाइट, जिस तरह गुलाफी लिपटाओ भी उसे कहते हैं, तने की सुंडी, तेला और उसके अलावा जो बकाइनी है, ये बहुत जो है ना वो आम बीमारियां हैं जो एकदम से इस पर हमलावर होती हैं। लेकिन उसके लिए जो कीड़ा है और बीमारी है उसकी मुआशी हद आने से पहले आप जो महकमा ज़राअत तोसी है उनके जो अमला है उनकी सिफारिशात के साथ महफूज जहर का जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन महफूज जहर के साथ साथ जिस तरह डॉक्टर फ़ाहद साहब ने बताया कि आप नाइट्रोजनस खादें जो है नाइट्रोजन वाली खादें और फास्फोरस, इसका मतवाजन जो है वो इसको मतवाजन मिकदार में जो है वो भी ऐड करें। उसके अलावा जो तोसी वजारत तोसी का जो अमला है उनकी सिफारिशात के मुताबिक जो जहर पाशी है वो भी गैर ज़रूरी ना करें, क्योंकि उसके लिए गैर ज़रूरी के लिए इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि सबसे आप ये देखें कि अगर जहर के असरात चावल में रह जाएंगे तो आलमी मंडी में उसकी मांग कम हो जाती है। जिस तरह से हम पिछले साल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपने ज़र मुबादला के ज़रिए जो है $4 बिलियन का जो है ना वो बैरूनी मुल्क से उसने कमाया है। अब उसमें से जो 57% था वो चावल के बेस पे जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो अब उसमें अगर जहर जो है वो असरात रह जाएंगे चावल में तो इस तरह आलमी मंडी में जो उसका जो डिमांड है वो या उसकी मांग है वो कम हो जाती है। तो आपके तवस्सुत से और आज की इस बैठक के ज़रिए मैं तमाम जो किसान हजरात उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आपने ज़्यादा जहर की तरफ नहीं जाना, आपने महफूज जहर की तरफ जाना है और उसका मुतनासिब और मुतवाज़न अमाउंट मिकदार जो है वो आपने बर वक्त और अपनी फसल को अप्लाई करनी है ताकि वो इन बीमारियों से भी निपट सके। और आखिर पे जब हमने इस बात का आगाज़ ही बचत से और महंगाई से किया था, तो ये जब आखिर पे जाके किसान ने फसल काटनी होती है तो उस पे जाके जब बीमारियों का हमला आ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर आप इस तरह सिफारिशात को मद्देनज़र रखेंगे तो आप यहाँ से अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आता है, क्योंकि धान की फसल पे बीमारियाँ तो आती रहती हैं, स्प्रे भी होते रहते हैं, पेस्ट स्काउटिंग भी चलती रहती है, लेकिन बीमारियाँ छोड़ती नहीं है। कभी कभी मौसम इस तरह का होता है कि बीमारियाँ जो है ना वो आती जाती रहती हैं। तो तने की सुंडी के लिए जो है दानेदार जहर ये बेहतर रहती है कि स्प्रे बेहतर रहती है? एक तो मेरा सवाल ये है जिससे काश्तकारों को सबसे ज़्यादा मसला दरपेश आता है। दूसरा, पिछले साल वो जूं टाइप को थी बीमारी और प्लांट हापर जिसकी वजह से फसल का बड़ा ही नुकसान हुआ है, तो उसके लिए काश्तकारों को कबल अज़ वक्त कौन सी तदाबीर करनी चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए जैसे मैंने शुरू में ही ये बात की थी कि आपने सबसे पहले गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2 साल से हुकूमत जो है ये कैंपेन चला रही है। बहुत सारे हमारे किसानों को इस चीज़ का नहीं पता और वो जो ममनुआ स्प्रे या फफूंदी कश हैं वो उसको, और जो दानेदार है आपने स्प्रे की बात की, तो वो जहर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हुकूमत की तरफ से कानूनी तौर पे बैन है। तो जब आप इस तरह की बीमारी कश या जहर कश का इस्तेमाल करते हैं उससे भी नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है।
और जिस तरह से आपने ये सवाल किया कि कौन सी बीमारियां, कौन सी स्प्रे या दवाइयां इस्तेमाल की जाएं, तो हर तहसील में और हर डिस्ट्रिक्ट में महकमा ज़राअत तोसी के जो ट्रेनर्स हैं उनके पास एक लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जो फसल का जो खरीफ का मौसम स्टार्ट हुआ था तो तब ही हुकूमत की तरफ से उनके पास एक जो अप्रूव्ड स्प्रे हैं उनकी लिस्टें प्रोवाइड कर दी गई थी। तो उसमें से जो आपको अपने इलाके के मुताबिक अपनी फसल, अपनी जैसे आप मोटी किस्म लगा रहे हैं, आप बासमती लगा रहे हैं, आप हाइब्रिड लगा रहे हैं, उसके मुताबिक जो वो आपको रिकमेंड करते हैं वो आप उस पर अप्लाई करें। बस ख्याल आपने ये रखना है कि जो ममनू इकसाम है आपने उनसे परहेज़ करना है। ममनू इकसाम से भी परहेज़ करना है? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की तरफ से कानूनी तौर पे जुर्म है कि आप जो ममनू इकसाम है उससे बहुत बड़े पैमाने पे किसान का नुकसान होता है। अच्छा, आपने ममनू इकसाम की बात की, स्प्रे की ना, क्या ममनू इकसाम जो वैरायटीज़ हैं इसकी चावल की जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो सर्टिफाइड नहीं है, उसका भी कोई इम्पैक्ट है बीमारियों को की बढ़ोतरी में? ये एक बहुत हॉट क्वेश्चन है और हमें ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि हमारे किसान जो हैं उनका हमेशा से टारगेट ये होता है कि उनके पास एक नई किस्म आ जाए। जी, जी, अब जब नई किस्म की हम बात करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप साथ में ये भी देखें क्या वो रजिस्टर्ड है हुकूमत के साथ, क्या आपके हुकूमती इदारों ने उनके जो उनके लिए कोई तजावीज़, कोई सिफारिशात दी हैं। अगर नहीं दी तो आप ये देखें कि बहुत सारी बीमारियां एक साल के लिए वो किसान को पैदावार तो दे देती है, लेकिन उसके साथ आप देखें वो बहुत सारी गैर ज़रूरी बीमारियां जो हमारी सर्टिफाइड वैरायटियां फील्ड में, खेत में लगी हुई होती हैं, वो उसके साथ उसको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर करती हैं। उसके लिए आप 2023 से आगे की तरफ अगर आप देखें तो आप देखें हर साल एक नई बीमारी आ रही है। 2023 में किसान ने 1692 लगाई, उसने बहुत पैदावार दी, बड़े पैमाने पे किसान को पैदावार दी, लेकिन उसके बाद से बकायनी आप देखें हर फील्ड खेत में आपको नज़र आना शुरू हो गई। और उसका नुकसान ये हुआ कि अब जब एक सर्टिफाइड सीड नहीं है, इसके लिए हुकूमत की तरफ से ये गुजारिशात हैं कि जब भी आपने बीज लेना है आपने सबसे पहले ये देखना है क्या उस पर सर्टिफाइड अदारे का कोई स्टैंप या कोई आपको सर्टिफाइड अदारा उसको रिकमेंड कर रहा है। दूसरी चीज़, क्या उसके 2 से 3 साल तक हुकूमती लेवल पर उसके क्या तजर्बात हो चुके हैं, जिसको हम आम जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम प्लांट प्रोटेक्शन कहते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन अपने 2 से 3 साल के तजर्बात करके आपको बताता है कि क्या आप इसको खेत में लगा सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से जब आप अपने ये सारे सर्टिफाइड अदारों की स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कवी इम्कान है कि जो आप ये बीमारियां आप कह रहे हैं कि पता नहीं था तो एकदम से वो एक बीमारी आ गई, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरा और भी है, जो पिछले साल बीमारियाँ ज़्यादा आई हैं, क्या उनके लिए ख़ास कर मैं जो पिछले साल प्लांट अपर आया है या वो आया है काला तेला, क्या उसके लिए कोई अलग से कोई दवाई है रिकमेंडेड जो आपके दायरे की तरफ से हो? मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी, जिस तरह डॉक्टर फ़हद साहब ने आगाज़ किया था कि जब आपको पता चल गया कि आपके खेत में ये बीमारी आ गई है, तो चूँकि जो पेस्ट होता है, जो बीमारी जिससे आती है, वो सॉइल में भी रह जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया था कि आप सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं, उसके बाद जो जितनी भी रिकमेंडेड हुकूमत की तरफ से, इस तरह से एक जो अब एक इकसाम पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपने खेत में कौन सी फसल कौन सी किस्म लगाई है, और उसके मुताबिक फिर आप उस लेवल पे जाके फिर उस तरह से आप फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं वो फिर आप अप्लाई यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हुकूमत की तरफ से सिफारिशात हैं, हर तरह की बीमारी का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने सिफारिशात बनाई। बिल्कुल, तो आप अपने इलाके की सिफारिशात के मुताबिक ये कर सकते हैं। जो इन्होंने शौज़ब किस्म लगाई है वो वैरायटी लगा लें, और फिर जो इनके तहसील में महकमा ज़राअत का जो सब मौजूद हैं अदारे के, तो वो इनको साथ सिफारिशात और गुजारिशात दोनों दे देंगे, तो उसके मुताबिक ये। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? जी, मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल जैसे ना सफ़ेद मुंजरें निकल आती हैं, जिसको किसान कहते हैं जी ये तो मुंजी ने हमारी सफ़ेद मुंजर निकल के ना हमें सफ़ेद झंडी करा दी है जी। तो अब जैसे अमेरिकन सुंडी आई अमेरिकन कपास के साथ, हाँ जी, उसी तरह ये चावल की मुख्तलिफ वैरायटियाँ जो आ रही हैं वो कुछ ऐसे तरीक़ों से, तो उनसे बीमारियाँ नई नई तरीके से, अभी सफ़ेद मुंजरें पहले नहीं थी। आपने कोई ऐसा देखा सफ़ेद मुंजरें कुछ चावलों में आ रही हैं आपके इलाके में? अभी तो इस साल तो उस स्टेज पे चावल आया ही नहीं, लेकिन गुज़श्ता साल कदरे उसका अटैक कम था, उसकी बजाय
वो तेले का अटैक ज़्यादा था, पत्ता लपेट जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसके लिए लोगों को स्प्रे बार बार करने पड़ रहे थे। सही। सो खैर ये मकसद बताने का ये हुआ कि जो रजिस्टर्ड वैरायटियाँ हैं सिर्फ उस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए, सर्टिफाइड सीड लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो गैर ज़रूरी बीमारियाँ जिनके बारे में हमें नहीं पता, और एक जैसे कहते हैं कि नई वैरायटी के चक्कर में अगर वो लगा लेते हैं और उसके साथ जो उसके रिस्क आ जाते हैं हमारे खेतों में, तो वो हमें ख़राब भी कर सकते हैं, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हम सर्टिफाइड वैरायटीज़ लगाएंगे और रजिस्टर्ड वैरायटीज़ और सर्टिफाइड सीड लेके आएंगे तो हम अपनी कॉस्ट और अपनी जो क्रॉप प्रोटेक्शन की कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं। तो ये भी एक अहम नुक्ता है कि जिससे हम अपनी कॉस्ट यहाँ पे कम कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और मैं फिर वो अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा। ज़ाहिर है किसान अपनी माशी मजबूरी की वजह से कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, और अक्सर ये प्रैक्टिस भी देखी गई है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम 2 फसलें लगा लें चावल की, एक फसल अर्ली लगा लें, एक फसल बाद में लगा लें। कभी वो कामयाब हो जाते हैं, कभी वो कामयाब नहीं होते। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जी फात साहब। हाँ जी, ये बस सेंट्रल पंजाब में कुछ प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन इसका बड़ा नुकसान है क्योंकि एक ही तरह कोई टाइमिंग का भी कोई इशू है इसका कि कोई वैरायटी को खास सर्टन टाइम में होना चाहिए? कि फार्मर चलता है रेट के हिसाब से, तो वो जहाँ से उसको पैसा मिलता है ना वो लगाता है। वो गवर्नमेंट चाहे कहती रहने ये कॉटन लगाओ, वो नहीं लगाती, तो वो चावल लगा रहे हैं। ऐसे इलाकों में भी लगा रहे हैं जहाँ पहले कभी चावल नहीं लगे, ठीक है जी। तो अब ये कि एक टाइम पे एक ही खेत के अंदर वो एक फसल के बाद फ़ौरन दूसरी फसल भी लगा रहे हैं। उसमें ये कि पहले मोटा चावल या हाइब्रिड लगा लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो बासमती वाली एक किस्म में लगा लेते हैं। तो लेकिन अब पिछले साल जो है लोगों ने देखा कि उसका बड़ा नुकसान हुआ। ज़मीन के लिए नुकसान है कि मोनोक्रॉपिंग जो है ना वो वैसे नुकसान दे कि एक ही तरह की गुजाई। तो फिर उसमें पेस्ट नहीं ब्रेक होता। एक फसल के जो कीड़े हैं वो अगली फसल पे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला करते हैं, तो आपकी फसलों को वो तबाह कर देते हैं। तो उससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने अब बैन कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा। जी सना, आप कुछ कह रही? जी शौज़ब, जिस तरह से आपने बात की कि कुछ टाइमिंग की भी, तो टाइमिंग के लिहाज से भी हुकूमत की सिफारिशात हैं और इसकी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इसकी खरीफ के सीज़न आने से पहले इसकी बड़े पैमाने पे जो है वो नशर शात भी की गई थी हुकूमती इदारों की तरफ से कि जो आपने मोटी इकसाम है उसका दौरानिया आपको बता दिया गया कि वो आपने जो है वो 20 मई से पहले काश्त नहीं करनी, जो आपने 2 फसल की बात की। अब जैसे डॉक्टर फहद साहब ने कहा कि ये गैर कानूनी करार दिया गया है हुकूमत की तरफ से, वो यही वजह थी और उसकी वजह से जो किसान हैं उनको एक रिकमेंडेड टाइम बता दिया गया कि आपने 20 मई से पहले मोटी किस्म नहीं लगानी और 20 मई से 7 जून के दरमियान आपने मोटी किस्म की जो काश्त है वो यानी उसकी पनीरी लगानी है। मुंतकिली तो खैर बाद में होगी। इसी तरह से जब बासमती की अगर हम बात करें तो वो आपने 7 जून से 25 जून के दरमियान में अपने जो उनकी है वो उसको मुकम्मल करना है, क्योंकि बासमती हमारी पहचान है, पाकिस्तान की पहचान बल्कि शान है। बासमती की जो कीमत है ना जी वो दूसरे चावल की निस्बत डबल है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसलिए बासमती जो है ना वो अफेक्ट हो रही थी ये इस तरह के डबल क्रॉपिंग की वजह से भी, और फिर ये हाइब्रिड चावल और मोटा चावल ये दोनों जब कोर एरिया में गए तो वहाँ पे लोग बासमती से हटना शुरू हो गए कि इनकी पैदावार ज़्यादा थी लेकिन उतना फ़ायदा नहीं था। तो बासमती क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है तो इसलिए उसका जो है ना असर, और उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट की कमोडिटी थी उस पर असरअंदाज हुआ काफ़ी ज़्यादा। अजीम भाई, मेरा ख्याल है आपने काफ़ी बड़े जैसे कहते हैं ना पर्टिनेंट सवाल किए और आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने जवाब भी दिए होंगे। तो अगर इन तमाम मराहिल के ऊपर जो इन्होंने सिफारिशात दी हैं अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो क्या ख्याल है, बचत हो सकती है? बिल्कुल जी, यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला है और बहुत चीज़ें नई भी थी। यकीनन हम ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बिल्कुल नई हैं, कुछ पुरानी होने के साथ साथ नई भी हैं। तो अगर इन्हें छोटी छोटी चीज़ों को सीख के, तो बहुत छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़े फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, तो हम यकीनन अपनी फार्मिंग को बेहतर कर सकते हैं। हम अखराजात को घटा सकते हैं और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। पैदावार जब बढ़ेगी तो हमारे अखराजात जो हैं वो पीछे रह जाएंगे और हमारा फ़ायदा होगा। अच्छा चले, अब चावल पे तो बहुत बात कर ली। एहसन भाई काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि मकई की तरफ हम कब आएंगे। तो आपका जो इरादा, आपने चावल का तो बताया कि चावल लगा रहे हैं, तो मकई लगाने का प्लान है इस साल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सीड सेलेक्ट कर लिया है, क्या इरादा है आपका, कौन सा सीड लगाएंगे? सीड बस मार्केट में जो मारूफ कंपनियों के बीज हैं वही दोस्तों के साथ मशवरा करके जो लगाते आए उन्हीं में से कोई डिसाइड करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पहले आइए पहले पाइए, जिस कंपनी वाला पहले आ गया वो लगा लेंगे।
क्या ख्याल? असल में सीड का भी अलमिया है कि कुछ सीड ब्रेक में मिलते हैं, कुछ अच्छे वाले होते हैं, कुछ महंगे वाले होते हैं, कुछ अच्छी पैदावार वाले होते हैं, तो वो मिला जुला सा रुझान होता है, बस वो उनके दरमियान कुछ बस डिसाइड कर लेते हैं मिल मिला के। चले, मैं ये आपका ये सवाल ना एहसन भाई की तरफ लेके जाता हूँ। एहसन साहब, आपको पता है हमारे पास 2 सीज़न होते हैं मकई के, बहारिया मकई और मौसमी मकई। तो हम ये समझना चाहेंगे कि सीड की सिलेक्शन, क्योंकि अब बहारिया मकई का टाइम तो गुजर चुका है, अब मौसमी मकई का टाइम है, तो सीड सिलेक्शन कैसे करें फार्मर? क्या इनमें कोई फ़र्क भी है दोनों फसलों में, दोनों टाइमिंग में? इस बारे में आप क्या हमें रहनुमाई फरमाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह ये अजीम साहब ने ज़िक्र किया है मिले जुले रुझान का, तो मकई में ज़्यादातर हाइब्रिड अक़साम काश्त की जाती हैं और हाइब्रिड अक़साम का चुनाव जो है वो अपने इलाके और मौसम के हिसाब से किया जाता है, जिसके लिए काश्तकार का ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती जो उसका तजर्बा है वो भी ख़ास अहमियत रखता है। ठीक है। तो महकमा ज़राअत तोसी हर साल बहारिया मौसम और मौसमी मौसम के लिए जो मंजूर शुदा हाइब्रिड्स हैं उनकी अक़साम की लिस्ट जारी करता है, जो आपके इलाके के ज़राअत अफसर के पास मौजूद होती है, तो आप उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जनरली अगर आप देखें तो हमारे ख़ित्ते में गर्मी ज़्यादा होती है, तो हमें ऐसी हाइब्रिड अक़साम सेलेक्ट करनी चाहिए जो गर्मी को बर्दाश्त करती हों और इसके साथ साथ वो बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हों। तो काश्तकार भाइयों से एक गुजारिश है कि वे इन मंजूर शुदा अक़साम का बीज हमेशा रजिस्टर्ड कंपनियों के रजिस्टर्ड डीलरों से ख़रीदें। रजिस्टर्ड डीलर से खरीदें, अच्छा जी। और बीज ख़रीदने के बाद उसकी पक्की रसीद हासिल करें और बुआई के बाद खाली थैले अपने पास महफूज रखें ताकि शिकायत की सूरत में वो काम आ सकें। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म है, अगर किसान को शिकायत है बीज के बारे में तो वो इसकी शिकायत लॉन्च कर सकता है? जी, हमारे पास अक्सर काश्तकार जो है वो इस तरह की शिकायत लेके आते हैं, जिसमें यह है कि कंपनी ने उनको सिंगल क्रॉस कह के बीज दिया, लेकिन वो बाद में सिंगल क्रॉस नहीं बल्कि वो डबल क्रॉस या कोई और लेवल का सीड था। तो ये बड़ा इजी सा है, ये हमारे काश्तकार हजरात जो है वो बीज फसल जैसे ही उगती है और थोड़ी बड़ी होती है तो हमारे काश्तकार भाई ये देख के पहचान लेते हैं कि ये सिंगल क्रॉस था या नहीं था, क्योंकि जो सिंगल क्रॉस है उसमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी होती है, वो यकसा पौधों का साइज़, शेप, छल्ली की पोजीशन सब कुछ यकसा होता है। ठीक है। लेकिन अगर वो सिंगल क्रॉस सही ना हो तो पौधों का कद छोटा या बड़ा हो जाएगा और उससे काश्तकार जो है वो उसका नुकसान भी होगा और पैदावार पूरी नहीं तो है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि क्लेम लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास रसीद भी हो और आपके पास वो थैला भी हो ताकि हम वो क्लेम कर सकें। जी फाद साहब, आप वैसे कुछ कहना मकई चाह का रहे थे? काश्तकार जो है ना बड़ा सियाना है, वो जैसे चावलों के बीज तो घर वाला लगा लेता है, मकई वाला नहीं घर का लगाता है। लेकिन यहाँ भी एक अलमिया है कि काश्तकार जो है ना, कुछ काश्तकार ज़्यादा नहीं, कुछ काश्तकार उधार पे लेते हैं। अच्छा, तो उधार वालों को रसीद नहीं मिलती, बीज भी महंगा मिलता है। हाँ, जो उधार पे नहीं लेते, मेरे एक हमसाया काश्तकार था, उसका सीड जो था उसकी वो छल्ली नहीं बनी थी और जो टांडे थे वो अप डाउन थे, मतलब यकसा नहीं थे। वही प्रॉब्लम जो तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि आप एप्लीकेशन लेके ना एक एसी साहब को दे दे और एक महकमा ज़राअत तो उसी वालों को दे दे। तो वो बाज़ाब्ता उसके पास रसीदें भी थी और जिस नक्शा फरमा रहे हैं थैले भी थे, तो साथ सीज सर्टिफिकेशन के टैग भी थे, उसने संभाले हुए थे। तो बाकायदा उसको सारा कुछ उन्होंने दिया, उसको सीड के पैसे वापस मिल गए, उसको खाद के बाकी उन्होंने कहा कि हम भी मजदूर बंदे हैं, वो उनको कंपनसेट कर ये तो दिया। अच्छा हो गया, फार्मर का तो फायदा ये हो गया। डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं, अगर काश्तकार रसीद लेता प्रॉपर तो उसको फ़ायदा हो जाता है। एक तो वो तसल्ली रहती है कि ये सीड जो मैं ले रहा हूँ वो ठीक है और बंदा भी ठीक है, क्योंकि कोई रिटर्न में तो गलती नहीं करता। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे मैंने गुजारिश की कि आप जो महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा लिस्ट है वो ज़रूर देखें, तो उससे आपको ये भी फ़ायदा होगा। आपने शुरू में जिक्र भी किया बहारिया मौसम और ख़रीफ मौसम का, तो उसमें अलग से बहारिया मौसम के और ख़रीफ सीज़न के अलग से लिस्ट मौजूद होती है कि कौन से हाइब्रिड बहारिया सीज़न में काश्त किए जा सकते हैं और कौन से जो है वो मौसमी सीज़न में काश्त किए जाते हैं, क्योंकि दोनों जो सीज़न है उनमें थोड़ा सा फसल की देखभाल और उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ना उसमें थोड़ा फ़र्क है।
बहारिया मौसम में आपको सूरज की रोशनी वाफर मुहैया होती है। आप पौधों को कम फासले पे यानी 6 इंच पे लगा सकते हैं। इस तरह जो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद है वो आप ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वही तादाद जो है वो ख़रीफ़ सीज़न में रखेंगे तो ख़रीफ़ सीज़न में चूँकि सूरज की शुआएँ ज़मीन पर तिरछी पड़ती हैं, सूरज की रोशनी कम पौधों को मुहैया होती है, और जैसे जैसे फसल बड़ी होती है और अपना साया बना लेती है तो सूरज की रोशनी जो है वो पौधे के निचले हिस्सों तक नहीं पहुंचती, जिससे पौधों में खुराक बनाने का अमल जो मुतासर होता है। खुराक नहीं बनेगी तो आपकी पैदावार पूरी नहीं आएगी, छलियाँ साइज़ में छोटी रह जाएंगी और दाने हल्के रह जाएंगे। यानी कि आपने जो बात की इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो वैरायटियाँ बहारिया में लगती हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो वैरायटियाँ मौसमी में टाइम पे लगती हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसकी एहतियात रखनी चाहिए और सिफारिशात के साथ चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि वैरायटी तो चलें सेलेक्ट कर ली, अजीम भाई आप ज़मीन में बिजाई कैसे करते हैं? कोई प्लांटर से करते हैं, कोई हाथ से चोपे लगवाते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? 1-2 दफ़ा प्लांटर से भी करवाई है, लेकिन वो तजर्बा हमारे यहाँ तो कोई इतना अच्छा नहीं रहा, तो बाकी हाथों से करवाते हैं लेबर के ज़रिए। अच्छा। तो फातमी मैं आपकी तरफ आऊँगा कि मैनुअल ड्रिबलिंग वर्सेस प्लांटर, जिस तरह हमने मैकेनिकल काश्त की बात की थी, आपके ख्याल में मैकेनिकल प्लांटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, हो सकते हैं? और जिस तरह इन्होंने कहा कि इनका तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो क्या वजह हो सकती है कि ये मैकेनिकल प्लांटर इनके पास शायद ना सही चल सके? शायद कोई पुराना प्लांटर हो, लेकिन अब नए प्लांटर जो है ना बड़े अच्छे, बड़े प्रिसाइज किस्म के आ गए हैं, तो बड़ी अच्छी उनकी जर्मिनेशन भी होती है, बड़ा अच्छा स्टैंड बनता है। तो मेरा ख्याल है कि प्लांटर जो है अपग्रेडेड हो तो फिर वो बड़ी अच्छी प्लांटेशन करता है। और ये ज़रूरत भी है क्योंकि आप देखें लेबर जो है ना वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो मकई का है ये ज़्यादातर वो ख़वातीन लगाती हैं। जी। तो ये जो है ना बड़ा मुश्किल काम है कि एक एक बीज को आप लगाएं। अब तो इतनी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में जब पौधा लगाना है, हर पौधे को झुक के लगाना है, हर बीज को, तो मुश्किल काम है। तो ज़्यादा रकबे पे लगाना है तो एफिशिएंसी देखें तो वक्त के साथ मशीनों की ज़रूरत पेश आ रही है। तो मशीनों में भी बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं, प्लांटर कई तरह के आ चुके हैं, बड़ी प्रेसियन मशीनरी आ चुकी है अब तो वो बड़ी अच्छी प्रिसाइज किस्म की प्लांटिंग करते हैं। अच्छा असमी, आप प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए और हमने कैसे ये इंश्योर करना है कि जी जिस तरह सना ने बड़ा अच्छा बताया कि चावल के लिए अब इतने प्लांट्स होने चाहिए और इससे हम बेहतर काश्त कर सकते, बेहतर हमें आउटपुट मिल सकती है। तो मकई की अगर मैं बात करूं तो एकड़ में कितने मिनिमम प्लांट्स हों और उसको कैसे हम इंश्योर करें? जी, ख़रीफ़ सीज़न में जो हाइब्रिड अक़साम है उनके लिए पौधों की तादाद 30,000 से 32,000 होनी चाहिए, जो कि पौधों का दरमियानी फ़ासला 7 इंच रखने से आपको हासिल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप OPV या जिन्हें हमारे काश्तकार भाई देसी अक़साम कहते हैं, अगर देसी अक़साम काश्त कर रहे हैं तो उनमें पौधों की तादाद 26,000 से 29,000 तक होनी चाहिए, जो आपको 8 से 9 इंच पौधों के दरमियान फासले पे लगानी चाहिए। तो पौधों की तादाद देखने के लिए आप एकड़ के 1,000वें हिस्से में पौधों की तादाद गिने। मसलन एकड़ का रकबा जो है वो 4,000 मीटर स्क्वायर है, तो आप 4 मीटर स्क्वायर में पौधों की तादाद गिन लें और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह आपके फ़ी एकड़ पौधों की तादाद निकल आएगी। मसलन 4 मीटर में अगर आपके 32 पौधे हैं तो इसका मतलब कि आपके एकड़ में 32,000 पौधे मौजूद हैं। दूसरा यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम फ़ी एकड़ पौधों की तादाद के बारे में सिफारिश करते हैं तो उसका मतलब वो तादाद नहीं होता जो हम बीज बोते हैं, बल्कि उससे मुराद फूल आने के वक़्त खेत में मौजूद सेहतमंद पौधों की तादाद है। तो डेफिनेटली अब ज़्यादा बीज लगाएंगे तो फिर वो तादाद मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा प्लांटर का जो फ़ायदा बताया। तो प्लांटर से काश्त करने का एक फ़ायदा ये भी है कि प्लांटर बिल्कुल गिन के आपके सीड को लगाता है और प्लांटर की लगाई हुई फसल का अगाव बिल्कुल ठीक होता है, यकसां होता है और जो इब्तदाई तौर पर जो पौधों की तादाद है वो पूरी होती है। इसके अलावा प्लांटर के ज़रिए आप खाद भी बीज के साथ ही जो है वो ड्रेसिंग कर सकते हैं, जिससे खाद भी ज़ाया नहीं होती। दूसरी अहम चीज़ जो पौधों की फ़ी एकड़ तादाद पूरी करने के लिए ज़रूरी है, वो जैसे ही मकई की फसल उगना शुरू होती है तो इसके नौज़ायदा छोटे पौधों पर
मुख्तलिफ़ कीड़ों का या फंगस का हमला हो सकता है जो पौधे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, और इस वजह से आपके फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कम हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बीज को महकमा का सिफारिश करदा मुनासिब जहर लगाकर काश्त करें, जिसमें फंगस के ख़िलाफ़ और कीड़े मार जो जहर है वो दोनों शामिल होने चाहिए। इस है, तो तरह इससे से आपके पौधों की फ़ी एकड़ तादाद पूरी हो जाएगी। सो आप ज़ीम भाई ज़हर लगाते हैं, जहर का इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट के टाइम पे करते हैं, उसमें कोई इशू तो आपने फील नहीं हुआ? नहीं, वो तो सादा सा कुरिया बिल्कुल सभी किसान लगाते हैं। इसमें मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा कि जो जहर बहुत पुराने फार्मूले के साथ आ रहे हैं ना, वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी इफादियत कम हो जाती है और फिर वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो आप माहिरीन सिफारिश करते हैं, जिनमें नए जहर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप महकमा के सिफारिश करदा नए फार्मूले वाले जहर इस्तेमाल करें, उनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे ऐसा साहब, वो अक्सर जो थैले आते हैं 10 केजी की तकरीबन पैकिंग होती है, तो कई लोग वज़न के हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग जो है वो दानों की तादाद के हिसाब से ज़्यादा, कुछ लोग कंपनियां जो है ना वो 35,000 बीज के हिसाब से दाने गिन के उसमें डाल रही हैं। तो इसमें वज़न वाला फार्मूला बेहतर रहेगा या तादाद के वाला? नहीं, अब जो सीड की स्टैंडर्ड पैकिंग की जाती है ना, वो इसी रूल के मुताबिक की जाती है कि चूँकि मकई में नंबर ऑफ़ प्लांट्स हम सिफारिश करते हैं, तो हम 1000 दाने का वज़न लेके कोई भी कंपनी या कोई पब्लिक सेक्टर इदारा जब भी सीड पैक करेगा तो वो उसकी तादाद लेबल के ऊपर लिखेगा और उस वज़न में उतने जो है ना तादाद वो होगी। यानी वज़न ज़रूरी नहीं है भाई, बीज की तादाद पूरी करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलें अगले मरले पे आते हैं, वही न्यूट्रिशन का मरला, जिस तरह पहले बात हम कर रहे थे। तो एहसन भाई आप ये बताइए कि अच्छी पैदावार लेने के लिए मक्की की खादों की क्या सिफारिशात है? जी, इसमें मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि खादों से पहले हमें अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी का भी जायज़ा लेना है। जी, जिस तरह हमने पहले बात कि की थी। हमारी ज़मीन में जो नामियाती मादा है उसका लेवल क्या है, क्योंकि आम तौर पे देखा गया है कि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादे का लेवल कम है, जिसकी वजह से हम जो खाद डालते हैं वो भी सही तरह से असर नहीं दिखाती। तो नामियाती मादा इंक्रीज़ करने के लिए मैं ये गुजारिश करूँगा काश्तकार भाइयों से कि जो फसल की बाकियात हैं उनको ज़मीन के अंदर रूटावेट करें, और जैसे ही आपको बहारिया क्रॉप के बाद आपके पास वक्त होता है, ज़मीन खाली होती है, तो आप जंतर लगा के सब्ज़ खाद जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी ज़मीन का जो ज़रखेज़ी का लेवल है वो बेहतर होगा। उसके बाद जैसा कि आपने खादों की बात की, तो मकई को 92 केजी नाइट्रोजन, 58 केजी फास्फोरस और 37 केजी पोटाशियम खाद की ज़रूरत होती है। और बेहतर पैदावार लेने के लिए तमाम पोटाशियम और फास्फोरस की खाद ज़रूरी है कि वो ज़मीन की तैयारी के वक्त डाली जाए। उसके बाद जब फसल 30 दिन की हो जाए तो सबसे पहले अगर खेत में जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो जड़ी बूटियों को स्प्रे करके ख़त्म करें, और जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो फिर यूरिया खाद की पहली मिकदार जो कि 1 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ है वो दें। उसके बाद 8-10 दिन के वक्फे से दूसरी और फिर तीसरी खुराक दें, और हर हाल में फसल में फूल आने तक अपनी खादों की तमाम खुराक मुकम्मल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, किसान तो बड़ा सादा है, उसे तो नहीं पता ये किलोग्राम का और ये इस फार्मूले का, तो वो तो बोरों का हिसाब रखता है, गट्टू का हिसाब रखता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी और खाद बनाने वाले इदारे भी वो फ़ीसद की बजाय वो उस पर भी किलोग्राम के हिसाब से लिखें। आप किलो में बता, बोरियों के हिसाब से बता दें इसमें। जी जी बिल्कुल। जो अगर आप बोरियों की बात करें तो ये जो मिकदार मैंने बताई है सिफारिश करदा मकई के लिए, वो आपको 2 बोरियां DAP, 4 बोरी यूरिया और 1 से 1.5 बोरी जो MOP या SOP है उससे ये आपको मिल जाएगी। यानी मौसमी मकई के लिए ये दोनों किस्म की मकई के लिए और हाइब्रिड अकसाम के लिए है। देसी अकसाम में चूँकि पौधों की तादाद कम होती है तो उसी लिहाज से आप खाद की मिकदार भी कम कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा फाद साहब आपकी तरफ आऊँगा।
डॉक्टर साहब ने फिर बात की पोटाश की। तो जैसे कि आपने बताया कि चावल में पोटाश का एक रोल है, इस तरह मकई में पोटाश का क्या रोल है? ये मकई का भी बड़ा अहम रोल है, मकई में भी पोटाश का बहुत अहम रोल है। तो पोटाश जो है ना, इसमें पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त एक तो, फिर इसके अंदर जो इसके अंदर सख्ती पैदा करती है कि इसके टांडे टूटे ना, लॉजिंग से बचाती है। लॉजिंग से भी बचाती है। अच्छा। फिर इसके वाटर रेगुलेटिंग का बड़ा मैकेनिज़्म है ना जी। ये पौधे का जो पानी का निज़ाम है, नीचे से जड़ों से लेके पत्तों तक जाना, ये सारे निज़ाम को कंट्रोल करती है। पोटाश जो है ना, इसको देखती है कि ये पानी किस जगह पे ज़्यादा चाहिए, जब छली बन रही है तो फिर खुराक को उधर लेके जाना, तो ये सारे निज़ाम को पोटाशियम ही रेगुलेट करती है। और मकई जो है वो अच्छी खासी पोटाशियम हासिल करती है ज़मीन से, और ये बड़ी एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो इसलिए इसमें तो पोटाश डालना बहुत ज़रूरी है। फिर इसका दानों के ऊपर भी बहुत फ़र्क है, दाने मोटा करती है। छली की जो पकाई होती है आमतौर पे उसके ऊपर टिप के ऊपर, किनारे के ऊपर दाने छोटे रह जाते हैं, वो भी पोटाश डालने से अच्छे पक जाते हैं, उससे भी पैदावार में 3-4 मन का इजाफा हो जाता है। तो अगर हम देखें कि पोटाश डालने से फिर उसी तरह जो किसान का मुनाफा है वो तकरीबन उसी तरह ही 1 रुपये लगाने से तकरीबन 4 रुपये का मुनाफा इसको मकई में भी मिलता है। मकई में भी मिलता है, मकई में भी यही सूरत हाल है, और इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा है। और क्योंकि अब हमारी ज़मीनों में पोटाश नहीं है, ये पूरा सर्वे हुआ है और इसमें पोटाश नहीं है ज़मीनों में। जहाँ पे नहरी पानी लगता है लोग समझते थे कि वहाँ पोटाश की कमी नहीं है, लेकिन पोटाश की कमी मौजूद है और हर जगह पे तकरीबन पोटाश की कमी देखने में आई है। तो पोटाश ज़रूर डालें, पोटाश से ये सारे फ़ायदे किसान को। अजीम भाई, जिस तरह पहले कह रहे थे कि किसान के पास अगर पैसे होंगे तो पोटाश डालेंगे, नहीं होंगे तो पोटाश नहीं डालेंगे। वो तो किसान यही देखता है जी कि नाइट्रोजन डाल दी, पौधे का कद बड़ा हो गया, हरी भरी होगी, वो रंगबाजी देखता है। तो रंग से जो है ना हमें बच के जो है ना वो पोटाशियम की तरफ थोड़ा सा आना पड़ेगा कि हम पौधे की इधर सख्ती देखें, पौधे की ताकत देखें, उसकी बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त देखें। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है, फिर फ़ायदा भी है, मुनाफा भी है, दाने मोटे और दानों की। मैं उस तरफ आऊँगा कि किसान की माशी मजबूरियों की तो बात हो गई, हुकूमत ने कोई किसान की माशी मजबूरियों को मैनेज करने के लिए, कोई फैसिलिटेट करने के लिए कोई प्रोग्राम भी बनाया है जिससे किसान मुस्तफ़ीद हो सकें, कोई फाइनेंशियल उनको हेल्प मिल सके, कोई ऐसा तरीका है? जी बिल्कुल, वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की ऐसी स्कीमें आती रहती हैं जिनमें काश्तकारों को फसल की काश्त के लिए कर्जा जात की सहूलत और इसी तरह महंगी मशीनरी ख़रीदने के लिए सब्सिडी या इस तरह की मराहत जो है वो पेश की जाती हैं। तो उसके लिए तमाम काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि वो पहली फुर्सत में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अपने हलके के ज़राअत अफसर के पास जाके तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करें ताकि वो हुकूमत की इस तरह की जो वक्तन फ़वक्तन मुराहत आती हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। लो अजीम भाई, मसला ही हल हो गया है। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट के जो कार्ड है उसके बेसिस के ऊपर आप कर्ज़ा लें और पोटाश ख़रीद के डालें, मुनाफा जब बेहतर होगा आप आसानी से कर्ज़ा भी वापस कर देंगे। हाँ, ये अच्छी स्कीम है किसानों के लिए, कम अज़ कम किसान कार्ड की हद तक तो। लेकिन उसमें भी कबात है कि ज़्यादातर मौज़ाजात जो है वो मैनुअल हैं, तो जो मौज़ाजात कंप्यूटराइज नहीं है वो किसान कार्ड पे नहीं जा सकते। तो वो हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत लगी हुई तो है, कोशिश तो कर रही है, तो अच्छी बात है। जी आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत बेहतरी आ रही है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है काश्तकारों को सहूलत फराहम करने के लिए। यानी कि फ़सल के लिए अगर कर्ज़ा मिल जाए तो एटलीस्ट आपका ये मसला तो हल हो जाएगा कि जी हम कम से कम अपनी इनपुट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डालें। क्योंकि देखें बात यही है कि बजट अगर आपके पास कम है तो जो बजट है उसमें तो कम से कम अपनी फसल को पूरी तरह मैनेज करें ना। जिस तरह किसान जो है शुरू में इतनी मेहनत करता है, सीड की सिलेक्शन की, पौधों की तादाद भी पूरी की, अगर खाद पूरी ना डाले तो बाकी जितनी मेहनत जो पहले की गई है वो भी जाया जाती है। तो ज़रूरी है कि हर स्टेज को प्रॉपर तरीके से किया जाए। सारी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है ना। जिस तरह माजी में गवर्नमेंट ने खादों पे बड़ी वाज़ेह और बड़ी बेहतरीन सब्सिडी दी थी तो ज़राअत में पैदावार में इनकलाब आ गया था। तो अब भी अगर पोटाश का सही इस्तेमाल हो और पोटाश जितनी महंगी है उस पर डायरेक्ट हुकूमत सब्सिडी दे, वो किसान कार्ड की शक्ल में हो या डायरेक्ट खाद की कीमत की शक्ल में हो या डायरेक्ट SOP की शक्ल में हो, तो मैं कहता हूँ कि पैदावार में रिकॉर्ड इनकलाब हो जाए। क्योंकि खाद बनाने वाली कंपनी ने तो खाद बनानी है ना, उसने तो ये फ्री में नहीं बांटनी। सही कह रहे हैं। तो वो तो खिदमत पहले ही कर रहे हैं ना, क्योंकि जितना किसान का किरदार है पैदावार में उतना ही किरदार इदारों का है, उतना ही खाद बनाने वाली कंपनियों का है।
तो ये हुकूमती लेवल पे ये तो बातें हैं ना। तो सही। अच्छा चलें अपनी जिस बात को तरह आगे सर बढ़ाते ने हैं। ऐड किया कि ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही है तब्दीली, तो किसान कार्ड तक आ गई है, तो इंशाल्लाह आपको फर्टिलाइज़र पे भी हुकूमती सतह पर मिलनी शुरू चलें अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, फाद साहब मैं कुछ ये कहना चाह कहना रहे चाह हैं? रहा था कि किसान को एक और भी बड़ा फ़ायदा है कि अब जो बायोमास है ना, वो एक बड़ा रिसोर्स बन चुका है। जी जी, अगर अब पौधों बाकियात में की ये जो बात तो कर रहे हैं। हाइब्रिड में जो है ना ये करेक्टर आ गया कि स्टे ग्रीन, यानी कि छली तक पक के तैयार हो जाती है, पौधा भी हरा खड़ा रहता है, सही। उसकी तुड़वाई की कॉस्ट जो है ना वो उसी चारे में चली जाती है। अच्छा। और अगर वो सूख भी जाए तो वो भी तकरीबन अब बहुत सारे इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हैं ना वो इसको ख़रीद के लेके जा रहे हैं। हाँ चले मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। हाँ, इसको मैं डिटेल में आपसे पूछता हूँ। बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट दिया, ऐसे सबसे मैं पूछता हूँ। तो अपनी बात को आगे हम लेके चलते हैं। हमने खाद्यों की बात भी कर ली, अब आ गई कीड़े, डिजीज़ और उसका तदारुक। तो कोई आपने कुछ चीज़ महसूस की है कि पिछले कुछ सालों से कोई डिफरेंट डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम आपने अगर फील्ड में फ़ेस की हो, जिसका आप जो कोई हल जो है अपने हमारे एक्सपर्ट्स, ज़राअत के एक्सपर्ट्स जो है उनसे पूछना चाहें? बिल्कुल, ख़िज़ां काश्त जिसे मौसमी मकई भी कहते हैं, इस पे फाल आर्मी वार्म का पिछले कई सालों से शदीद हमला होता है और कंट्रोल में भी नहीं आता। तो इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या तदाबीर करनी चाहिए, कौन से स्प्रे वगैरह करने चाहिए जिससे वो कंट्रोल, और वो इतना शदीद होता है कि एक दफ़ा मरता है फिर दोबारा आ जाता है और फिर वो ज़िंदा रहता है, वो छल्ली तक जाता है, जिससे फसल का शदीद नुकसान होता है। जी आसन भाई। जी, अजीम साहब ने बहुत अहम मसले की तरफ इशारा किया है, और ये सिर्फ मकई का ही नहीं, अब ये बहुत सी फसलों का एक ख़तरनाक पेस्ट है जिसे फाल लश्करी सुंडी या फाल आर्मी वर्म कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो ख़तरा ये है कि वो किसी भी स्टेज पे फसल पे हमलावर हो सकता है, जो उगने से लेकर पकने तक किसी भी मरहले पर फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर इसको बार वक़्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये बाज़ औक़ात 60 से 70% फसल का 60 से नुकसान कर 70%? सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा। और कंप्लीट फेलियर यानी फसल की मुकम्मल तबाही भी कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके जो है इसके बारे में काश्तकार को इसका इल्म भी होना चाहिए, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस का, और इसको कंट्रोल करने का तरीका भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके लिए अपने फसल की हफ्तावार जो पेस्ट स्काउटिंग है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ही इसकी सुंडियाँ आपको नज़र आएँ तो आपको पता चल जाए कि इसका अटैक हो चुका है और आप उसके लिए हिफाजती तदाबीर करें। यानी कि शूट एट साइड देखते गोली मारते हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जैसे ही आपको पत्तों के ऊपर इसके भूरे या ब्राउन कलर की छोटी सुंडियाँ नज़र आएँ तो फ़ौरन आप उसके ऊपर हुकूमती अदारों का सिफारिश करदा मुनासिब जहर जो है वो स्प्रे करें। स्प्रे करते वक्त एक ख़्याल ज़रूर रखें कि वो पौधे के ऊपर स्प्रे जो है वो ज़रूर पड़े, और दूसरा जब भी करें तो 2 कंसेक्टिव स्प्रे करें, यानी एक स्प्रे करने के 4-5 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे करें। वो क्यों सर? उसकी वजह यह है कि जब आप पहला स्प्रे करते हैं तो उससे सुंडियाँ तो मर जाती हैं, लेकिन जो परवानों ने पत्तों पे अंडे दिए होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो कुछ दिनों के बाद उन अंडों से दोबारा सुंडियाँ निकल आती हैं। जैसे ये अभी अजीम साहब ने जिक्र किया कि वो हम स्प्रे करते हैं तो सुंडियाँ बार बार आ जाती हैं। तो इसके लिए 2 जो है ना कंसेक्टिव स्प्रे यानी 4-5 दिन के वक्फे से वो करें तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जैसे ही आपके पौधे में 7-8 पत्ता स्टेज पर कॉम्पल अच्छी तरह बन जाए तो आप कॉम्पल के अंदर दानेदार जहर डाल दें, जिसकी वजह से आपकी फसल जो है वो लंबे अरसे के लिए फाल आर्मी वर्म से महफूज हो जाएगी। सही, मतलब फाल आर्मी वर्म को टाइम से यानी कि वक्त से तैयारी करके हमें ख़त्म करना है। अगर इसमें देर हो जाए तो ये फिर कंट्रोल में आना मुश्किल हो जाता है। जी, और नुकसान की शरह जो है वो बहुत बढ़ जाती है। सही सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर किसान भाई पूछते भी हैं, और शायद अजीम भाई आपने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, कि हम सब किसानों की कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी फसल को ना मार्केट में ले आएँ, बिकॉज उस वक्त जो है रेट सबसे अच्छा होता है। लेकिन अक्सर ये शिकायत भी मिली है कि जी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हमारा जो झाड़ है वो 80 मन है या 90 मन का है, तो हम जब उसको काश्त करके मार्केट में लेके जाते हैं तो वो वज़न जो है जितना हम समझ रहे होते हैं उतना नहीं होता। इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, इसकी यही वजह है, ये जो मौसमी मकई है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि चूँकि मौसम सर्दी की तरफ जा रहा होता है, छलियों में नमी का तनासब ज़्यादा होता है, तो हमारे काश्तकार भाई ये
जो है उसका मुआवजा नहीं कर पाते कि उनकी फसल मुकम्मल तौर पर पक चुकी है या नहीं। तो वो अभी दाना मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं हुआ होता और उसकी जो शुगर है वो स्टार्च में तब्दील नहीं हुई होती। तो अगर इस स्टेज में वो फसल को हार्वेस्ट कर लें तो उसके बाद जैसे ही दाना थोड़ा सा खुश्क होगा, नमी कम होगी, तो वो दाना सुकड़ जाएगा और वज़न में हल्का हो जाएगा, जिसकी आपको मार्केट में भी पूरी जो है प्राइस वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फसल को मुकम्मल तौर पर पकने के बाद ही उसकी हार्वेस्टिंग करें। हाँ जी भाई, आप कैसे करते हैं? आप जो पटाई जो है वो फील्ड में डायरेक्ट करा लेते हैं? आपका ख़र्चा काफ़ी आता होगा पटाई करने में, क्या आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप क्या करते हैं? ज़्यादा काश्तकार का तो यही होता है कि कम अज़ कम लेबर चार्जेस से बच जाए। वो अच्छा। 15-20 हज़ार रुपया जो होता है ख़र्चा वो बच जाता है, तो वो बतौर चारा लोग काट के ले जाते हैं, तो बदले में वो छल्ली वगैरह साफ़ करके दे जाते हैं। तो वो ज़रा जल्दी जो थोड़ी बहुत कमी हो भी, मुकम्मल पक्की हुई ना भी हो, तो वो कटाई करके दे जाते हैं, चारा वो ले जाते हैं, तो 15-20 हज़ार रुपये लेबर का बच जाता है। अच्छा, ऐसा भी क्या कोई तरीका है कि हम ये 15-20 हज़ार रुपये भी बचा लें और मक्की में जो हमारा नुकसान होता है वज़न के लॉस होने का, उसको भी मैनेज कर लें? कोई ऐसा तरीका है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि जो अजीम साहब ने अभी कहा कि उससे 15-20 हज़ार की लेबर की बचत तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो मकई जो अभी पूरी तरह पकी नहीं है, उसको जब आप कच्चे फर्श पर खुश्क करने के लिए बिछाएंगे तो उसमें एक जहरीली फंगस जो एफ्लाटॉक्सिन पैदा करती है उसका हमला हो सकता है, तो जिससे आपकी पैदावार जो है वो उसकी जो मंडी में है फिर आपको वो कीमत भी नहीं मिलेगी। तो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता कि इस तरह लेबर से तुड़वाया जाए। तो अभी बहुत से इलाकों में जो है ना मकई के हार्वेस्टर जो है वो दस्तयाब हैं और कुछ लोग वो सर्विसेज भी दे रहे हैं। हमारे अदारे के पास भी वो हार्वेस्टर आ चुका है। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप मुकम्मल पकने पर हार्वेस्टर की मदद से उसको हार्वेस्ट करें। तो और उसकी दूसरी खूबी ये है कि उसके नीचे रूटावेटर भी लगा हुआ है, तो वो साथ ही जो बाकियात हैं उनको रूटावेट भी कर देता है, जिससे आपकी ज़मीन में जो है नामियाती मादा भी ऐड हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें ये तो बात आपकी ठीक हो गई। फार्मर को ये पता कैसे चलेगा कि अब जो है मेच्योरिटी जो है प्रॉपर हो गई है फसल की और हम इसको अब हार्वेस्ट कर लें? देखिए, फसल के पकने की 2-4 अलामात होती हैं जिनका मुशाहदा करने से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी फसल अभी काटने के लिए तैयार हो गई है या नहीं। तो सबसे तो पहले आपने जो किस्म काश्त की है, आप देखें कि उसके पकने के लिए जो मतलूबा 100 से 110 दिन थे, क्या वो पूरे हो चुके हैं। उसके बाद आप छलियों के पर्दों का मुशाहदा करें कि उनका रंग सब्ज़ी से ब्राउन होना शुरू हो गया है। और तीसरा, पकी हुई फसल में छलियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं। उसके बाद आप दाने में नाखन चुभो के या उसको दांत से तोड़ के उसकी सख्ती का मुआयना कर सकते हैं। फिर दाने की जो मिल्की लाइन है आप उसका मुशाहदा कर सकते हैं कि वो सफ़ेद से जर्दी माइल होगी हो। ताहम जो हतमी फ़ैसला है फसल के पकने का, वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने खेत में 2-4 जगहों से छलियों के दरमियान में से कुछ दाने निकालें और उन दानों का जो नोकदार सिरा है उनको नाखन की मदद से हल्का सा छीलें। अगर आपको उसके नीचे काले सेल्स की एक डेड सेल की तह नज़र आए तो इसका मतलब है कि अब आपके दानों ने पौधे से खुराक लेनी बंद कर दी है और आपकी फसल जो है वो पकने के लिए, वो काटने के लिए तैयार हो चुकी है। तो फिर आप अपनी फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा फान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने जिक्र किया नई जो वैराइटीज़ हैं वो सब्ज़ भी रहती हैं और पकने के बाद भी जो है उनका रंग सब्ज़ रहता है। तो क्या किसान अपनी अगर मैच्योरिटी चेक कर ले और अगर फसल का जो ओवरऑल स्टेचर है वो भी सब्ज़ है, तो शायद इनका ये जो मसला था कि हमें कच्ची पटाई करनी पड़ती है ताकि हम अपनी हार्वेस्टिंग की कॉस्ट कम कर लें, तो क्या इसमें इस तरह कुछ मैनेज किया जा सकता है? जी, ये काफ़ी सारे अब हाइब्रिड नहीं आ चुके हैं जिसमें स्टे ग्रीन करेक्टर है जी। स्टे ग्रीन करेक्टर? स्टे ग्रीन करेक्टर से कहते हैं, यानी कि जब वो इवेल्यूशन करते हैं ना हाइब्रिड्स की, तो उसमें देखते हैं कि ये पौधा हरा खड़ा है और छली पक के तैयार हो गई है। ठीक है, छली के जो करेक्टर है वो तो डॉक्टर साहब ने बता दी, तो उस वक्त पौधा भी हरा होता है। तो अगर ऐसा हाइब्रिड आप देख लेंगे तो आपकी वो जो चारे के तौर पे आपका चारा भी बिक जाएगा,
आपकी छली अलहदा बिक अजीम भाई, ये तो आपका मसले का भी हल हो गया कि आपने अपनी मेच्योरिटी भी प्रॉपर आइडेंटिफाई कर ली ताकि उसका वज़न भी कम ना हो और आपका जो अर्ली तुड़ाई का जो मेन मकसद है वो भी पूरा हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और अगर अब तो अब बायोमास एक बड़ा रिसोर्स बन चुका है। अब तो ये जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हैं वो इस सारे स्टावर को मकई का जो टांडा है उसको खुश्क को इकट्ठा करवाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे अब सेंटर बन चुके हैं। तो ये सारा लाहौर फैसलाबाद की इंडस्ट्री में जो है ना ये बॉयलर के तौर पे चल रहा है और ये तकरीबन 28,000 का तो ये बालन के तौर पे चलें, ये भी एक इंडस्ट्री अच्छा में भी जा रहा है। तो इसका मतलब है ये भी एक अच्छा सोर्स है इनकम का जिससे आप अपने खर्चों को ऑफसेट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। और वो डॉक्टर साहब ने एफ्लाटॉक्सिन का जिक्र किया, वो राइस में भी एफ्लाटॉक्सिन का काफ़ी इशू आ रहा है। तो मेरे ख्याल ये चीज़ें काफ़ी सारी मिलती जुलती हैं खरीफ के जो फसलों में जो है ना बड़ी ये कॉमन चीज़ें हैं कुछ। अच्छा अजीम भाई, ये बताएं सर्दियों की फसल के बारे में एक और जो अक्सर शिकायत भी रहती है और लोग पूछते भी हैं कि ये गर्मियों की फसल तो आराम से हम सुखा लेते हैं, सर्दियों की फसल सही टाइम पे सूखती नहीं है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है और मार्केट में ये एक सर्टन मॉइस्चर के ऊपर जाके अच्छा रेट देती है। तो आप सुखाते भी हैं इसको, आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं? बाहर ओपन ही उसको सुखाते हैं। अच्छा, कैसे? दो चीज़ों से प्रिपेयर देते हैं। एक तो सारी रात उसको गिदड़ जो है मुंह में डाल के उसको तो खाते हैं और उसके पीछे जो होते हैं बंदे बेचारे डंडे लेके भागते हैं। तो लेट सूखती है, काफ़ी टाइम लगता है, कई हफ्तों के हिसाब से वो इंतज़ार होता है। तो नहीं आप इसमें डॉक्टर साहब अफ्लाटॉक्सिन की आप बात कर रहे थे, इस मामले में आप कुछ बेहतर सिफारिश दे सकते हैं, कैसे सुखाए फार्मर? जी, इसमें जो अब मौजूदा हालात हैं उनमें तो यही हो सकता है कि छलियों को खुश्क करने के लिए ना तो ढेर की शक्ल में जमा करें और ना ही कच्ची ज़मीन पे फैलाएं। कोशिश करें कि उसके लिए पक्के शेड जो हैं फ्लोर वाले वो दस्तयाब हों और अगर वो ना हो तो कच्ची ज़मीन पे ही सुखाना हो तो कम से कम उन छलियों के नीचे कोई प्लास्टिक की शीट डाल लें ताकि मिट्टी से उनका कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वो जो फंगस है उसका कल्चर हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। सही। और वहाँ से वो दानों में मुंतकिल हो जाती है और वो एफ्लाटॉक्सिन पैदा करती है। तो इसमें मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि ये बात ठीक है, काश्तकार के बहुत से मसाइल हैं, तो हमारे अदारों को हमारे काश्तकार को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। काश्तकार ने जो पैदावार तो कर ली लेकिन उसको बेचना, उसको उसकी मुनासिब जो है मुआवजा काश्तकार को मिलना, इसका इंतज़ाम जो है वो हुकूमती अदारों का काम है। जी, सही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने मंडियों का इंतज़ाम बेहतर किया जाए और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अंदरूनी मुल्क जो हमारी मिलिंग और वैल्यू एडिशन है उनको फ़रोग़ दिया जाए ताकि काश्तकार को कम से कम ये मसला ना हो कि वो मकई पैदा करने के बाद वो दर बदर फिरता रहे मंडियों के और व्यापारियों के रहमो करम पे और उसको कोई पूछने वाला ना हो। वो नमी पे अच्छी खासी काट भी लगाते हैं, नमी की काट भी लगती है। काट भी लगती है। सही। तो अजीम भाई क्या ख्याल है, आप काफ़ी परेशान थे जब आए सुबह, आपने बात की कि शौज़ब भाई मैं बहुत परेशान हूँ, ख़र्चा समझ ही नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। तो क्या ख्याल है, आपने जो सवालात किए हमारे एक्सपर्ट्स को सुना, तो क्या आप समझते हैं कि आपके पास कुछ जवाब आए हैं उन इश्यूज़ के ऊपर? क्या आप आज की गुफ्तगू के बारे में क्या ख्याल है आपका? ईद अफ़ज़ा बड़ी हौसला अफ़ज़ा नशिस्त रही है माशाल्लाह आज की। तो बड़ा उम्मीद की एक किरण जागी है एंग्रो लर्निंग सेंटर पे आके अयूब रिसर्च के माहिरीन की, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन की, अयूब रिसर्च वालों की तरफ से बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा और बड़ी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे समेत जितने भी सुनने वाले काश्तकार हैं ये नई चीज़ें सीखेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे और अपनी पैदावार बढ़ाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, बल्कि इंशाल्लाह हम सोच रहे थे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने जो बात की वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे की है कि आप अगर कोई किसान कुछ देर के लिए फसल रखना चाहे ताकि जब अच्छा रेट हो तब बिके, तो उस पर भी एक हम नशिस्त करेंगे। आपने एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल किया, बाकी आपने जो बात की वो भी ज़रूरी है, हमें उसको कंसिडर करना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आज आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुना कि महंगाई के इस हालात में इस तरह के तदारुक, उसके महंगाई को तदारुक करने के लिए तदाबीर हैं कि जिस पे अमल दरामद करते हुए हम हर स्टेज के ऊपर छोटी छोटी बचतें कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी बचतें जो हैं, जब ओवरऑल अगर आप इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे एक्सपर्ट्स की इनपुट के ऊपर आपने उन गुजारिशात को गौर से सुना होगा
और नोट भी फरमा लिया होगा। तो इन तमाम सिफारिशात पे हम अमल करें, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को नीचे लाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह जैसे कि हमने ये अपना पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है, अगर आपके कोई और सवालात हैं या किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं या कुछ सवालात के जवाब चाहते हैं, तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और इस तरह आइंदा की पॉडकास्ट में भी उन तमाम मसाइल को उजागर करेंगे और इसी तरह हम अपने एक्सपर्ट्स को बुला के उन मसाइल के हल के लिए भी बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है एंग्रो गपशप।